आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आईटी का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। इससे पहले इस यूनिट का जो है एक वीडियो और अपलोड हो चुका है जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में बात किया था। मैंने उसे सेपरेटेड वीडियो में बनाया हुआ है, बाकी वो भी इसी यूनिट का हिस्सा है, यूनिट 1 का ही हिस्सा है वो भी। और ये है कंप्यूटर के आगे के जितने भी पार्ट्स थे या जो भी टॉपिक्स थे। तो ये जो यूनिट है वो काफी बड़ा था, खैर अभी भी बड़ा है, लेकिन मैंने कंप्यूटर वाला पोर्शन ऑलरेडी करा दिया है, उसकी वीडियो अलग है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के आगे से जो है हमारा वो उसे शुरू करेंगे, उसे पढ़ेंगे। और अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल बेस है। लेकिन फिर भी अगर आधा प्रैक्टिकल बेस है तो आधा जो है हमारा 50 नंबर तो थ्योरी के है ना। तो हमें किताब तो पढ़नी पड़ेगी, हमें जो है थ्योरी तैयार करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपका प्रैक्टिकल इतना अच्छा नहीं है तो आप थ्योरी पढ़िए और एटलीस्ट थ्योरी में अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि देखिए जिसको प्रैक्टिकल आता है ना वो थ्योरी भी कर लेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। लेकिन कोई नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, आप थ्योरी भी पढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा और अच्छे से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ था जब मैंने कंप्यूटर वाला पढ़ाया तो वहां पर जो है एक चीज छूट गई थी। एक एक टॉपिक था जो था ह्यूमन वेयर। हिंदी की किताबों में ये नहीं है, लेकिन इंग्लिश अगर आप सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस में आपके ये है ह्यूमन वेयर। मैंने पहले जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन अभी ये ह्यूमन वेयर क्या है ना भाई, सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ह्यूमन वेयर क्या है कि वे सभी चीजें जो इंसान को किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में सहायता करती हैं, वो क्या है, ह्यूमन वेयर है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हमारा हमारा जो ह्यूमन वेयर है वो क्या है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों। जो हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, उसकी मदद से ही तो हम कंप्यूटर चला रहे हैं। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट है जिसे हम चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उसे यूज करने के लिए हमें जो चीजें लग रही हैं वो क्या है, हमारा ह्यूमन वेयर है। ये ह्यूमन वेयर जो टर्म है ये आप अपनी लाइफ में अदर जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो कंप्यूटर के संदर्भ में हो रहा है। तो चलिए ये तो था हमारा ह्यूमन वेयर, आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है स्टोरेज मीडिया यानी भंडारण माध्यम। जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वहां पे क्या आता है हमारे पास, एक स्टोरेज मीडिया आता है। स्टोरेज मीडिया यानी आपके घर का स्टोर रूम होता है ना, जो उसी तरीके से कि वहां पे आपको जगह मिलती है या नहीं मिलती, और कितनी जगह मिलती है, आप क्या क्या रख सकते हो, कैसे रखते हो। तो क्या होता है कि कुछ क्षमता तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट होती है, ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। क्या होता है कि कंप्यूटर में कुछ जगह तो होती है, जब आप फोन लेते हो या कंप्यूटर तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत स्टोरेज का सिस्टम होता है। लेकिन उसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है, कुछ बाहर से भी भंडारण करना पड़ता है। यानी हम बाहर से उसमें अपनी मेमोरी कार्ड लगाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी फोटो खींचनी है, बहुत सारी वीडियोस बनानी है ना। तो इसी बेसिस पे क्या हुआ है कि जो ये हमारा भंडारण है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। पहला तो है ये प्राथमिक भंडारण या फिर मेमोरी, और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी। तो सबसे पहले हम प्राथमिक पढ़ते हैं, है ना। प्राथमिक भंडारण मेमोरी, ये क्या होता है, आंतरिक मेमोरी। यानी जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो फोन है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है या टैब है, उसका जो आंतरिक मेमोरी है ना, उससे इनबिल्ट जो है ऑलरेडी जो हमें वो देता है। अगर हम चिप नहीं भी लगाएं, मेमोरी नहीं भी लगाएं, तो भी क्या होता है, कंप्यूटर में आप फोटो सेव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वो देता है। उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक मेमोरी कहते हैं। इसके अंदर दो चीजें आती है, रोम और रैम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दैट्स मीन कि जो दो तरह की मेमोरी दे रहा है हमें। रोम में क्या होता है कि रीड ओनली मेमोरी, एक चिप होती है, ठीक है, इसको आप केवल क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। देखो नाम ही इसका ये है। आप इसमें इसके जो आंकड़े हैं या जो इसमें डाटा होंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, आप जब भी कंप्यूटर खोलोगे आप उसको पढ़ लोगे। प्रोग्राम भंडारण, इसमें जो प्रोग्राम है वो भंडारण रहता है, वो नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब वो हिलेगा नहीं, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने सेव कर दिया है तो वो सेव है। अगला है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये उसका थोड़ा सा उल्टा है। ये क्या होता है कि ये पठन और लेखन दोनों के काम आता है। आप उसे पढ़ भी सकते हो, देन आप उसमें कुछ ना कुछ लिख भी सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। साथ ही साथ क्या होता है, इस डाटा को हम बदल भी सकते हैं। अगर हमने उसमें कुछ लिखा है कि 10,000 महिलाएं हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है 5,000, तो आप उसको काट के जो है 5,000 भी कर सकते हो, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। और जब आप इसे बंद कर देते हो ना, तो क्या हो जाता है कि आपके जो डाटा होते हैं वो मिट जाते हैं। इसलिए आपको दोबारा ऑन करने पे, दोबारा से अगर आपने सेव नहीं किया है तो उसे दोबारा से सेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है।
इसमें दो तरह के हैं, एक तो DRAM और SRAM, ये सिर्फ इसके पार्ट है, ये रैम के ही पार्ट है, DRAM और SRAM। चलिए आगे चलते हैं। जो है द्वितीयक मेमोरी है, मैंने बताया जो हम बाहर से सेकेंडरी जो हमारा मेमोरी होता है हम वो डालते हैं, चिप डालते हैं ना, मेमोरी कार्ड डालते हैं, भाई तेरी कितनी है, 64 GB की है, किसी के पास 16 GB की है, तो आप जितनी ज्यादा GB की मेमोरी लेते हैं उतना ज्यादा आपको स्टोरेज मिलता है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि अतिरिक्त भंडारण के लिए बाहरी उपकरण जो हम लगाते हैं, ये क्या क्या हो सकती है। देखो हार्ड डिस्क होती है, आपने कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क चलाया है ना, डिस्क उसमें भी तो हम सेव ही करते हैं ना, चाहे वो शादी की कैसेट हो या किसी प्रोग्राम का वीडियो हो, है ना। तो ये क्या होता है, हार्ड डिस्क एक कठोर और अलचीला डिस्क होता है, आपने देखा होगा गोल सी सीडी देखी ना, एल्यूमिनियम की होती है, और ये वर्ताकार प्लेटों पर भंडारण करता है, यानी ये गोल गोल होती है, ठीक है, और इसके अंदर ही क्या होता है, हमारा स्टोरेज होता है। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क होती है, क्या होता है, ये भी डिस्क ही है, बस इसका जो क्वालिटी अलग है कि लेजर किरणों द्वारा जो है हमारे जो स्टोरेज है वो काम करता है, इसके अंदर लेजर किरणों का इस्तेमाल होता है। और DRAM, तो इसके अंदर भी जो है ना DROM है, ये सिर्फ क्या है, रीड ओनली मेमोरी, मैंने बताया था ना इसका फुल फॉर्म। तो इसमें केवल आप पढ़ सकते हो, DVD आप जो है इसमें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी लगा सकते हो, फिर फोटोग्राफी, वीडियो, ऑडियो, जो भी चीजें हैं आपके पास वो आप क्या करेंगे इसके अंदर सेव कर लेंगे। एक होता है ब्लू रे। तो ब्लू रे भी क्या होता है, वो भी एक तरह से डिस्क ही होती है, उसके अंदर भी आप क्या करते हैं कि स्टोरेज करते हैं, और ये बड़ी मात्रा में ऑडियो और वीडियो को सेव करता है, यानी इसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आपने सुना होगा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में मूवी ले लो, शेयर कर लो, है ना, तो वो भी तो स्टोरेज ही कर रहा है ना। तो ये एक आधुनिक उपकरण है, और ये एक से दूसरे कंप्यूटर में शेयर भी कर सकते हैं, और ये छोटा होता है और सहज भी होता है ना, आप पॉकेट में भी रख के जा सकते हो। और इसमें क्या होती है, इसकी जो क्षमता है वो 32 MB से लेके 64 GB तक, देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, पोर्ट उपलब्ध होता है, इंसर्ट, आप जो इसको जो पेनड्राइव होता है उसको इंसर्ट करते हैं, और इसके लिए हमारे कंप्यूटर या CPU में जो ऑलरेडी दी होती है जगह कि आप इसमें इंसर्ट कर लो। उसके बाद आती है मेमोरी कार्ड, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये आप फोन में MP3 और MP प्लेयर, डिजिटल कैमरा, इन सब में आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। यहाँ तक कि जो आपके छोटे छोटे से वो आते हैं ना, जिसमें आप गाने सुनते हो, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, इन सब में आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। ये क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या फिर कैमरा कोडर इत्यादि में आप इसका प्रयोग कर लोगे। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर कौशल यानी कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स क्या है, आप अगर कोई कंप्यूटर सीख रहा है, अगर हम सीख रहे हैं तो हमारे अंदर क्या स्किल आएगी, हम क्या सीखेंगे। तो भाई कंप्यूटर स्किल के अंदर दो ही चीजें हैं ना, आपको क्या सीखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर और प्लस हार्डवेयर से करना काम। कि जो प्रोग्राम है आपको पहले तो हार्डवेयर समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, देन सॉफ्टवेयर कि हम इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं, जब हम कौशल सीखते हैं, तो आपने और छोटे बच्चे भी शुरुआत कहाँ से करते हैं, पेंट प्रोग्राम, पेंटिंग से, है ना। तो पेंटिंग में क्या होती है, विंडोज 7 या 8 जो आप डलवाओगे कंप्यूटर में, उसमें ये प्रोग्राम अवेलेबल होता है। आप इसमें ड्राइंग कर सकते हो, कलर भर सकते हो, इसमें टूल्स क्या क्या होते हैं, ब्रश, कलर, टेक्स्ट, कर्व और इरेजर होता है, रेक्टेंगल एक्सेट्रा, काफी सारे इसमें टूल्स होते हैं। उसके बाद आता है नोटपैड। जब आप कंप्यूटर स्किल सीख रहे हो आपको नोटपैड मिलेगा कंप्यूटर में। दिस इज क्या है कि टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मान लो आपको कोई फाइल बनानी है, कुछ लिखना है, या फिर आपको जो असाइनमेंट बनाना है, तो आप टेक्स्ट कर सकते हो उसको, ठीक है, एंड देन बाद में क्या करोगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा लोगे, ठीक है। इसके मेन्यू में क्या क्या होता है, फाइल होगा, एडिट होगा, आप एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, फोंट स्टाइल, फोंट का स्टाइल भी आपके पास आ जाएगा, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, है ना। उसके बाद आता है एक MS वर्ड। तो ये क्या है, ये एक तरह का माइक्रोसॉफ्ट है, यानी ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ये हार्डवेयर नहीं है। तो ये क्या होता है कि ये जो है नया प्रोसेसर है एक तरह से, जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम करता है या चलता है। इसके अंदर क्या होता है, टेक्स्ट को ठीक करना या फिर व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल होता है। मान लो आपने पूरी फाइल बना ली लेकिन आपकी कुछ कुछ गलतियां हैं, तो आप उसको जो है ना ठीक कर सकते हो, या फिर कोई शब्द आगे पीछे हो गया उसको सही कर सकते हो। पेज के किनारे डालना है यानी मार्जिन, वो जो पेज के साइड में आप हाशिया डालते हो ना, छोटे एक लाइन खींचते हो, स्केल से पेपर देते हो जब, तो MS वर्ड में ही आप क्या करते हो, इसका इस्तेमाल करते हो। कोई भी शब्द ढूंढना वो बदलना, मान लो बहुत बड़ी फाइल है, आपको कोई वर्ड ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, फटाफट सर्च मारोगे और वो वर्ड कहाँ पर है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ सेटिंग, कोई पैराग्राफ ऊपर नीचे हो गया, आप उसको सेट कर सकते हो कहाँ लगाना है ना।
एक होता है MS एक्सेल। ये सब हम कंप्यूटर स्किल में पढ़ रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो आपको ये इन शब्दों से फेमिलियर होना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, ये भी MS ऑफिस या फिर जो MS वर्ड है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा है ये वाला, इसी का पार्ट है ये। इसमें क्या होता है कि USA द्वारा निर्मित है। ये जो एक्सेल है, ये याद रखना, वन वर्ड सीटेट का क्वेश्चन आ गया ये आपके पास। सीटेट का क्वेश्चन है कि ये जो है MS एक्सेल, इसका कहाँ से निर्माण हुआ, तो ये हुआ है US से, अमेरिका से, ठीक है ना। इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है बैंकिंग कार्यों में, गणना करने में, बजट बनाने में, परिमाण सूची तैयार करने में, ठीक है। आगे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है ना। MS पावर पॉइंट भी इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इससे आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन तैयार करते हो और प्रोजेक्शन पे दिखाते हो। लाइक आपने वो देखा है ना कि कंप्यूटर से प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है बड़ी स्क्रीन करके, तो ये बहुत ही प्रभावी होती है। इससे हम बहुत ज्यादा जो है इम्प्रेस हो जाते हैं, स्टूडेंट इम्प्रेस होते हैं, समझते हैं चीजों को। इसमें ऑडियो भी आप तेज करते हो, वीडियो भी चल रही होती है, तो काफी इफेक्टिव होता है। ये तो था हमारा कंप्यूटर कौशल। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरनेट। तो भाई इससे कौन अनजान है इंटरनेट। अभी जो आप ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हो ये भी तो इंटरनेट ही है ना। इंटरनेट नहीं होता तो कहाँ से होता। तो इंटरनेट क्या है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ या एक शब्द में अगर कहूँ, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब होता है जो हमें एक दूसरे से जोड़े। तो इंटरनेशनली ये हमें जोड़ रहा है ना। हम यहाँ बैठे हुए अमेरिका में किसी बंदे से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो किसकी वजह से, इंटरनेट। बात करते हैं परिभाषा की। तो एक क्रमलिश नाम के हुए हैं हमारे, काफी महान व्यक्ति है। इन्होंने क्या कहा कि इंटरनेट नेटवर्कों का विश्वव्यापी एक नेटवर्क है। विश्वव्यापी यानी पूरे वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट कंप्यूटर के लिए आदान प्रदान करने का ढंग है। अगर कंप्यूटर है लेकिन इंटरनेट ही नहीं है तो क्या वो चलेगा, नहीं ना। तो यह कोई स्थान नहीं है भाई। हाँ, इंटरनेट कोई जगह नहीं है कि आप वहां पे जाओ एंड देन आपका जो है काम हो जाएगा, वो कोई जगह नहीं है। यह अन्य कंप्यूटर तक पहुंचने का एक मार्ग है, बल्कि ये एक रास्ता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचने का मतलब एक इंसान दूसरे इंसान तक पहुंचेगा इनडायरेक्टली, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। इंटरनेट का उपयोग व प्रयोग की यूजेस एंड एप्लीकेशंस क्या है। आप क्यों कंप्यूटर का, इंटरनेट का जो है इस्तेमाल कर रहे हो। सूचना प्राप्त करना, कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको कहाँ से मिलेगी, इंटरनेट से, सेकंड्स में, है ना। तुरंत पता चल जाएगा कि गोवा में क्या हुआ, तुरंत पता चल जाएगा कि अमेरिका में क्या हुआ। आपको वीडियो मिल जाएगी, यहाँ तक कि आप देख पाओगे कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद क्या होता है, सूचना प्रदान करना। अब हो सकता है आपको सूचना मिल रही है, अब आप यहाँ की सूचना भी देना चाहते हो तो आप सूचना प्रदान भी करोगे। एंड देन संकलित करना, आप क्या करोगे, उसको संकलित कर लोगे या फिर आप जो सेव कर लोगे, इन फ्यूचर आपके काम आए, आपके बच्चों को दिखाने के लिए या कुछ भी इस तरीके से स्टोरेज कर लोगे। अब इन सब का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, शिक्षा में, विज्ञापन में, खरीदारी, व्यवसाय, वित्तीय सेवाएं और सरकार। तो ये सारे लोग जो है हमारे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करते हैं इंटरनेट के उपयोग की। तो क्या यार, इसके तो इतने सारे उपयोग हैं कि मतलब बहुत सारा लिख दोगे, फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं जो मेन है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपको मेल भेजना है तो इंटरनेट चाहिए। डब्ल्यू जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, www.com लगाते हो ना, उसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP कहते हैं जिसको, ठीक है ना। अगर हमें फाइल ट्रांसफर करनी है तो हमें इंटरनेट चाहिए। और ये होता है टेलनेट, संचार, मतलब संचार है ये तरह से दूसरे से दूसरे तक पहुंचना। उसके बाद है आर्ची यानी सर्चिंग। हमें कुछ भी सर्च करना, हम गूगल मारते हैं ना सीधा, तो इंटरनेट नहीं होगा तो कैसे मारोगे। उसके बाद यूज नेट यानी सार्वजनिक जो सूचनाएं होती हैं वो दूसरों तक पहुंचाना। और ई कॉमर्स यानी अब तो देखो व्यवसाय भी जो है हमारा ऑनलाइन हो गया है ना। आप देखो सारी खरीदारी ऑनलाइन हो रही है, अब तो ऑफलाइन कम ही निकलते हैं लोग। अब कोरोना टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अब मैं एक बात और बता दूं कि आपके सिलेबस में भले इसके लाभ और हानि नहीं है, इंटरनेट के लाभ और हानि, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको जो है ना, इंटरनेट के लाभ और हानि इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। कि हो सकता है पेपर में जो है आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ये वाला क्वेश्चन ना काफी आता है। आपके सिलेबस में वैसे ये नहीं है, तो चलो छोड़ो इसे, आगे चलते हैं। जो अगला टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी, है ना। क्या होता है जो हमारा शैक्षिक तकनीकी का मतलब क्या है, जो हमारा एजुकेशन है उसमें हम कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल जो एजुकेशन है हम उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो उसमें क्या है कि शैक्षिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। इससे क्या होता है, हम क्यों करते हैं, हम क्यों टेक्नोलॉजी लगाते हैं, क्यों नहीं ऐसी छोड़ दो, जो पढ़ना है पढ़ो, कोई मैनेजमेंट नहीं, ऐसे हो सकता है नहीं। क्यों, क्योंकि देखो आप
शिक्षा ले रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कोई एम है, आपको कुछ बनना है, आपको पैसे कमाने हैं या आपको पर्टिकुलर कोई जॉब लेनी है, आपको कुछ बनना है, तो उसमें आपको टेक्नोलॉजी जो है काफी हेल्प करेगा। टेक्नोलॉजी से ही आप एम प्राप्त कर पाओगे अपना। तो शिवटी मित्रा ने क्या कहा कि शैक्षिक तकनीकी को ऐसी तकनीकी या विधियों के विज्ञान के रूप में जाना जा सकता है जिनके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। कि हमारा पढ़ने का जो भी उद्देश्य है, एक अच्छा इंसान बनना है, कुछ भी उद्देश्य है आपका, आप उसको प्राप्त करेंगे जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं शिक्षक तकनीकी, तो इसमें दो टाइप्स आते हैं, दो नहीं, एक्चुअली 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका शिक्षण तकनीकी, अनुदेशनात्मक और व्यवहार और जन्य तकनीकी। ये टर्म थोड़ी अजीब है, लेकिन ये कुछ है नहीं ऐसा, एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ज्यादा आता नहीं है। बस आपको, क्योंकि आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आप जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी लिखोगे ना, तो आपको ये भी लिख देना होगा कि इसके 3 प्रकार होते हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा। बस इससे ज्यादा इसका और कोई काम नहीं है। आगे चलते हैं, इसका कार्य क्या है, जो अभी हमने पढ़ा हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसके फंक्शंस क्या है, ये पेपर में आते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको क्या लिखना है, अच्छे परिणाम के लिए, है ना, रिजल्ट अच्छा आए हमारा, हम कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आखिर में जो है वो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। शिक्षा उद्देश्य, आपके एजुकेशन का जो पर्पज है वो प्राप्त हो। आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को खोजें, मान लो आप अभी एम डिसाइड नहीं है, तो अब आप अपना एम डिसाइड कीजिए। समस्या ढूंढ कर समाधान निकालिए, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालो। देन फीडबैक दीजिए, योग्यताएं एवं विशेषताओं की जानकारी, परिणाम मूल्यांकन की, आपका जो रिजल्ट आया है वो ठीक है या नहीं, आप सही कर रहे हैं या नहीं, और अनुकूल परिस्थिति भी आपको देता है कि जिसमें आपको जो बनना है आप उसी फील्ड में चले जाते हैं। आगे है एक और टॉपिक है इसी में कि शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र यानी स्कोप्स। आप जो ये पढ़ रहे हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसके स्कोप क्या क्या है, आगे चल के आपको क्या क्या करना है, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो क्या होता है कि शिक्षण एवं अधिगम का विश्लेषण। आप जो है टीचर बनने वाले हैं मान लीजिए, और नहीं भी बनते, आप कभी खुद के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे कि शिक्षण करेंगे और अधिगम का विश्लेषण, कि आपने जो सीखा क्या वो ठीक है और वो कितने हद तक ठीक है, इन चीजों का वो जो है निर्धारण करेगा। उसके बाद आता है शैक्षिक लक्ष्यों की पहचान। से देखिए जो फंक्शन, स्कोप, ये सब एक ही चीजें घुसाई हुई होती हैं, बस होता है टर्म को समझना। आपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी को समझ लिया है ना, अब आप चाहे इसके कार्य पूछो, अब चाहे आप इसके उद्देश्य पूछो, इसके फायदे पूछो, इसके नुकसान पूछो, अब जो है हमने चीज समझ ली है तो हम लिख देंगे आंसर। पाठ्यक्रम का विकास करना, भाई कौन नहीं लिख सकता ये आंसर, बताओ। अध्यापक की तैयारी, है ना, टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले अपनी भी तो प्रिपरेशन करता है ना। और श्रव्य और दृश्य सहायक, इसमें आप क्या कर सकते हो कि ऑडियो वीडियो भी दिखाओगे। अगला टॉपिक है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। यस, दीज टू टर्म्स, ये दोनों एक नहीं है। शैक्षिक की तकनीकी और शिक्षा में तकनीकी, ये दोनों ही चीजें अलग हैं, और ये आपके सिलेबस में है और इसका डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए मैं बता देती हूँ, पढ़ने में तो दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, बस में और की का ही तो फर्क है। शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी। तो जब हम बात करते हैं ना शिक्षा में तकनीकी की, तो हम क्या बोलते हैं कि तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप विकसित साधनों, उपकरणों आदि का शिक्षा में उपयोग करना। कि जो हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ा है, हम इतने आगे आए हैं, हमने तकनीकी प्रगति कर लिया है, विकास किया है अपना, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप जो साधन है हमारे, मान लो कंप्यूटर है, सेलफोन है, रिकॉर्डर है ना, ऑडियो वीडियो प्लेयर है, हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों का अपनी शिक्षा में इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधी सी बात, ये होता है शिक्षा में तकनीकी। शिक्षा में तकनीकी यानी एजुकेशन में हम इन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी सी बात, सिंपल सी बात, हम जो इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, हम इतना तकनीक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हाँ हम जो है तकनीक को अपनी शिक्षा में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं शिक्षा में तकनीकी। लेकिन जब हम बोलते हैं शिक्षा की तकनीकी, एजुकेशन की टेक्नोलॉजी, तो क्या बोलते हैं कि शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, ना कि बाहरी सहायक सामग्री। हाँ जी, जब हम शिक्षा की तकनीकी कहते हैं तो हम तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी को शिक्षा का एक पार्ट मानते हैं। ये नहीं मानते कि नहीं हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ये मानते हैं कि जितना एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है।
इसमें क्या है कि शिक्षा संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और अपनाई गई तकनीकी व प्रणाली ना कि मात्र सेवा। हम जो है टेक्नोलॉजी को सिर्फ सेवा नहीं मानते कि हाँ ये हमें हेल्प कर रहा है, बल्कि इसे पार्ट मानते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा शिक्षा में और शिक्षा की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है। आगे हमारा टॉपिक है सिस्टम अप्रोच का, यानी कि प्रणाली उपागम। अभी क्या होता है, आप देखेंगे कि सिस्टम की तो हिंदी होती है प्रणाली, अप्रोच तो होता है किसी चीज की पहुंच, है ना, लेकिन यहाँ पे आया उपागम। तो ये कोई नई बात नहीं है, वही बात है कि जो प्रणाली है, कोई भी सिस्टम होता है, आप देख लो घर में हमारे सिस्टम होता है, एक सिस्टमैटिक चलती है ना चीजें। स्कूल में भी हमारा सिस्टम होता है कि स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, डेस्क होगा, बोर्ड होगा, प्रिंसिपल होंगी, है ना। तो ऐसे सिस्टम से चलती है हर चीज। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, है ना, हम तो शिक्षा ही पढ़ ही रहे हैं, हम तो एजुकेशन कोर्स कर ही रहे हैं, डीएड तो है ही एजुकेशन कोर्स, तो हमारा शिक्षा में ही जुड़ा रहेगा हर चीज। तो क्या होता है, शिक्षा व इससे जुड़े सभी कार्यों के उचित प्रबंधन के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं और प्रयोगकर्ता को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। जब आप टीचिंग करने जा रहे हो तो आपको सिस्टमैटिक होना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपने होमवर्क तो इंग्लिश का दिया है और अभी आप जो हिंदी पढ़ाने पढ़ रहे हो, तो इससे जो है सिस्टम बिगड़ जाता है। अब जब हम बात करें सिस्टम अप्रोच की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अपने आसपास देखिए सिस्टम कितने तरीके का होगा। अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखते हैं तो एक नेचुरल है और एक जो हमने बनाया है। नेचुरल में देखो हर चीज अपनी जगह पे है ना। हमारा सौर मंडल, सूर्य जहाँ है वहीं है, पृथ्वी जहाँ है वहीं है। क्या वो अपना सिस्टम बदल रहे हैं? मानव का शरीर देखो, आप खाते हो, देन खाना पचता है, देन आप टॉयलेट जाते हो, ये सिस्टम ही तो है ना। और जब हम मानव निर्मित सिस्टम की बात करते हैं तो संचार प्रणाली, जो हमने संचार की प्रणाली बना रखी है कि हम जो इंटरनेट जो है, पहले इंटरनेट का जो रिचार्ज करेंगे, फिर हम नेट ऑन करेंगे, तब हम मैसेज भेजेंगे, तो मैसेज जाएगा, फिर डबल टिक होगा तो वो पढ़ लेगा, ऐसे है ना। तो ये सिस्टम से चल रहा है। तो बड़ा बड़ा देखें तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दो तरह के हमारे ये सिस्टम उपागम होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम, कि जब हम शिक्षा ही पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें सिस्टम की क्या जरूरत है, मैंने वैसे भी बता दिया है, फिर भी कुछ पॉइंट्स देख लो। समस्या विशेष की पहचान व जानकारी, उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्य बनाना, है ना, कार्य अविश्लेषण करना, प्रारूप एवं विकास करना, उचित हल का चयन करना और समाधान को उपयोग में लाना। आगे चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक तकनीकी की भूमिका। जो हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी क्या आवश्यकता है हमारे एजुकेशन में, क्या है भाई, देख लो कितना इजी है। शिक्षा के लक्ष्यों को पहचान करना, अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, पाठ्यक्रम का विकास करना, अध्यापक की तैयारी और शिक्षा का वैज्ञानिक सुधार व आधार। इसमें और भी पॉइंट्स ले सकते हैं कि विद्यार्थी का अधिगम अच्छा करना, है ना, उसके लक्ष्यों को पहचानना, प्रॉब्लम्स ढूंढ के सोल्यूशन निकालना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ई लर्निंग। ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सुना है? अभी हम क्या कर रहे हैं, ई लर्निंग ही तो कर रहे हैं, है ना। घर बैठे ही तो पढ़ रहे हैं, फोन में ही तो पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई हार्ड कॉपी तो नहीं है ना। हालांकि नोट्स मैंने कॉपी पे बनाए हुए हैं, लेकिन पढ़ तो हम इसे ई तरीके से रहे ना, इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ रहे हैं ना। अगर फोन नहीं होगा तो आप ये वीडियो नहीं देख पाओगे, आप ये नोट्स नहीं देख पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो ये ई लर्निंग है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और माध्यमों तथा संसाधनों की सहायता से ली जाने वाली शिक्षा। जब आप उपकरण और माध्यम और संसाधन की जो हेल्प से आप शिक्षा लेते हो तो आप कहते हो कि आप ई लर्निंग ले रहे हो। ये क्या है, नवीन संप्रत्यय है, ये जो है काफी नवीन है, न्यू है, अभी अभी आया है। हमारे जो मम्मी पापा के टाइम पे नहीं था ऐसा, है ना, तो ये न्यू हुआ। कंप्यूटर द्वारा प्रदर्शित, इसे कंप्यूटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समय व साधन की बचत, इससे क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है और साधन भी बचते हैं। मान लीजिए आपको कोई बुक चाहिए, अब आप लाइब्रेरी जाएंगे, ढूंढेंगे, गाड़ी का पैसा लगाएंगे, इससे बड़े आप ऑनलाइन सर्च मारिए, इंटरनेट है ना, है ना, ई लर्निंग है ना आपके पास, ई लाइब्रेरीज है ना ऑनलाइन अवेलेबल। उसके बाद क्या होता है, ये बेहतर ढंग है। जो हमारा परंपरागत था किताबों ढूंढना और फिर पुराने न्यूज़पेपर चाहिए हमें 1987 का, तो कहाँ जाओगे ढूंढने के लिए, अभी हमारे लिए ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, हम आसानी से ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा आखिरी जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है ICT। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आप इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए, आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
इंफॉर्मेशन यानी सूचना व संप्रेषण की तकनीक। सूचना व संप्रेषण की तकनीक क्या है? कंप्यूटर ही है ना, इंटरनेट ही है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? आईटी पढ़ रहे हैं ना, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको बार बार यही टर्म सुनने को मिलेगा। ये कैसा होता है? मौखिक और लिखित। जब आपको इंफॉर्मेशन या फिर संप्रेषण करना होगा, किसी से बात करनी है या सूचना देनी है, तो या तो आप मौखिक बोलोगे, मुंह से बोलोगे, या फिर लिखित, या फिर लिख के बोलोगे। तो जब हमारा ये हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम भाई क्यों किसी से मुंह से बोलेंगे ना, है ना। आप किसी के सामने हाँ बोल भी सकते हैं। कैसे? आप वीडियो बनाइए एंड देन शेयर कर दीजिए, तो आपने बोलकर बता दिया। क्या होता है इसमें? जो है मैंने ये डायग्राम सा बनाया, इसे देखिए क्या होता है। मान लीजिए मैसेज है, ये हमारी जानकारी है, ये हमारा संप्रेषण है। इसे क्या, ये क्या आता है कि ये हम क्या करते हैं, सेंडर मैसेज तैयार करता है, जो भेजने वाला है किसको भेजता है? रिसीवर को, जिसके पास ही जाएगा। फिर रिसीवर अपना फीडबैक देगा कि वो क्या जानता है इस बारे में, वो क्या चाहता है, एंड देन दोबारा सेंडर मैसेज तैयार करेगा, है ना। तो ये वाला गोल गोल चक्कर जो है चलता रहता है। अब ये कैसे कैसे होता है? वर्बली हो सकता है ना, मैंने बताया बोल के। टेलीफोन हो सकता है, ईमेल, ऑनलाइन, लेटर, या फिर वॉइस मेल। इनमें से कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपका आईटी का फर्स्ट यूनिट, कंप्लीट कर दिया है मैंने इस वीडियो में। इस वीडियो अलावा एक वीडियो और है कंप्यूटर वाली, वो भी यूनिट 1 ही है, उसमें सिर्फ कंप्यूटर के बारे में है। तो आप वो देख लीजिए एंड देन ये देख लीजिए, आपका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शैक्षिक एवं तकनीकी, जो कि आपका सब्जेक्ट है, जिसे इंग्लिश में एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो इसका हम यूनिट 1 कर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। आज मैं लेकर आई हूँ यूनिट 2, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, संप्रेषण एवं तकनीकी। तो इसमें थोड़ा बायलिंगुअल चलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो हम कंप्यूटर वगैरह पढ़ते हैं वो इससे रिलेटेड है ये सब्जेक्ट। तो सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, चैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, है ना। तो थोड़ा सा इंग्लिश का चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे बेझिझक इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो ऐसे ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ही इंग्लिश वालों को होती है, वो हिंदी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो बस बात समझ में आ जानी चाहिए, आप इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यूनिट 2 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आज इस वीडियो में कवर करती हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संप्रेषण। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन, इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट और इसका चक्र होता है, एक संप्रेषण साइकिल होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, तो संप्रेषण में ये जो प्रेषण शब्द है ना, इसका मतलब होता है वस्तु या विचार को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, कम्युनिकेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। किस चीज को? किसी भी विचार या वस्तु को। प्रेषण की बात हो रही है, लेकिन जब संप्रेषण की बात होती है तो यहाँ से वस्तु हटकर केवल विचार रह जाता है। क्योंकि हम कुछ बोल रहे हैं, फिर गांव में या फिर किसी और जगह पर कोई बैठा आदमी उसे सुन रहा है और फिर वो हमें बता रहा है अपनी बातें सुनकर, तो ये संप्रेषण होता है, ठीक है। ये लैटिन शब्द कम्युनिस से बना हुआ है, जिसका ही अर्थ होता है आदान प्रदान या फिर साझा करना, शेयर करना अपने विचारों को। या फिर मेरे मन में कोई बात है, मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं अपने विचारों को शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ आपसे। तो ये भी एक तरह का क्या है? कम्युनिकेशन है। लोग अपनी भावनाओं यानी इमोशंस, अनुभवों, एक्सपीरियंस और विचारों, आइडियोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं, जो इस शाब्दिक और अशाब्दिक भी हो सकता है, वो संप्रेषण कहलाता है। ये आपकी 2 लाइन की 3 लाइन की डेफिनेशन है। शिक्षण अधिगम का महत्वपूर्ण अंग है ये संप्रेषण जो है। अब आज के टाइम पे तो है ही, पहले से भी है, क्योंकि संप्रेषण नहीं होगा तो आप टीचिंग कैसे कर पाओगे? आप अगर क्लास में जाकर कुछ बोलो ही नहीं, अपने विचार ही नहीं बोलोगे, तो बच्चा उसको समझेगा भी नहीं, तो टीचिंग हो ही नहीं सकती ना। तो ये इसका महत्वपूर्ण अंग है। जब शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है तो वो बच्चों को कहीं ना कहीं संप्रेषित करता है। तो ये संप्रेषण ही होता है ना, एक टीचर जब क्लास में होता है। और आज के टाइम की बात करूं, अगर क्लास में नहीं भी है टीचर, फोन पे भी है, तो भी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो विदाउट कम्युनिकेशन टीचिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। एक अच्छी कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण की आवश्यकता होती है। जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन है क्लास में, उतनी ही अच्छी टीचिंग भी है। परिभाषा की अगर बात करें तो मेरी हंस ने कहा कि संप्रेषण विचारों, भावनाओं, प्रत्ययों तथा मनोभावों के आपसी आदान प्रदान की प्रक्रिया है। इजी सी डेफिनेशन है, जिससे आपको इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्लास में जाके बोल दिया।
या अपने विचार बता दिए। बच्चा यानी जो सामने वाला रिसीवर है, जब तक कि वो इस पर प्रतिक्रिया ना दे, फीडबैक ना दे, कम्युनिकेशन साइकिल पूरी नहीं होती। तो उसका फीडबैक देना या फिर उसका अमल करना, जैसे हमने क्लास में जाकर बोल दिया कि बेटा सच बोलना है, तो बच्चे उस चीज को अपनी लाइफ में लाएं कि हाँ भाई मैम ने कहा था सच बोलना है, और वो सच बोलें, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संप्रेषण साइकिल की बात करेंगे, प्रक्रिया या फिर चक्र भी इसे कहते हैं कि कैसे ये साइकिल काम करती है। इसमें नंबर 1 पे आपका आता है सेंडर। सेंडर यानी वो जो मैसेज को भेजेगा, भेजने वाला, सेंड करने वाला, संदेश भेजने वाला। जैसे कि क्लास में कौन हुआ, टीचर हुआ, है ना, टीचर ही तो बोलेगा ना। वो क्या करेगा, एक मैसेज यानी जो भी उसके विचार हैं उसको तैयार करेगा और फिर डिकोड करेगा, उसको लिखेगा या अपने माइंड में लाएगा और रिसीवर को फॉर्मुलेट कर देगा। रिसीवर यानी आप मान लीजिए आपका क्लासरूम के बच्चे हो गए, तो वहां पर आपने उसको फॉर्मुलेट कर दिया, रिसीवर्स के पास दे दिया। अब बच्चों ने उन चीजों को सुन लिया और फिर अडॉप्ट करके उसका फीडबैक दिया बच्चों ने, मतलब कि उन्होंने समझ लिया है। अगर समझने वाली चीज है तो वो समझ चुके हैं, करने वाली चीज है तो वो करेंगे। ठीक है, तो फिर इस तरीके से वो फीडबैक क्या करेंगे बच्चे, दोबारा से सेंडर को देंगे कि यस मैम आपने ऐसा बोला, मैम हमने ऐसा किया। तो ये जो साइकिल है ना हमारी कम्युनिकेशन की, ये चलती रहती है। मैंने क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि हम टीचिंग की बात कर रहे हैं। वैसे आप हर जगह जहां भी कम्युनिकेशन होती है, एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है, वहां पे ये साइकिल फॉलो की जाती है। तो जब आपके एग्जाम में पेपर आता है कि संप्रेषण साइकिल की व्याख्या कीजिए या इससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप क्या ये साइकिल बना के छोड़ देंगे? नहीं, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है इसको। सबसे पहली बात तो आप साइकिल बनाएंगे ही बनाएंगे ताकि जो आपका आंसर है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली लगे। उसके बाद आप ये कुछ चरण लिखेंगे जो कि मैंने नीचे बताए हुए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। जब आप ये चरण लिखेंगे और इन चरणों को व्याख्या भी करेंगे, मतलब आपको थोड़ा इलेबोरेट करना होगा, तब जाके आपका आंसर पूरा पूरा तैयार होगा। तो सबसे पहला इसमें आता है संप्रेषण स्रोत, यानी प्रेषक होना चाहिए, सेंडर। यानी अगर हमें इस साइकिल को बनानी है तो सबसे पहले किसका होना जरूरी है, सेंडर का, जो कि मैसेज तैयार करेगा या फिर विचारों को अपने मन में लाएगा जो उसे दूसरों को देना है। तो आप ये पॉइंट लिखेंगे, फिर इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, ये आपका काम है। ठीक है, दूसरा संप्रेषण सामग्री होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसे विचार होने चाहिए जो वो मैसेज के तौर पे तैयार करें, जैसे विचार, भाव, अनुभव, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, यानी टोटली आपको मैसेज तैयार करना है, वो बॉडी तैयार करनी है मैसेज की। थर्ड पे आता है संप्रेषण माध्यम। अब बॉडी तैयार हो गई, मैसेज तैयार हो गया, आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए जिससे आप भेजेंगे। जैसे वो शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। आप बोलकर भी समझा सकते हैं, आप इशारों से भी समझा सकते हैं, आप एक्सप्रेशन से भी समझा सकते हैं और आप संकेत से भी समझा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, जिसके पास हमने मैसेज भेजा है वो उन चीजों को ग्रहण करेगा, विचारों को सुनेगा अच्छे से, उसके बाद ग्रहण करेगा और उस चीजों पर विश्लेषण करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अनुक्रियात्मक सामग्री या फिर पृष्ठपोषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक। मैंने इंग्लिश में भी इसलिए लिख दिया है कि फीडबैक बच्चा आसानी से समझ जाता है, जबकि पृष्ठपोषण समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप साथ साथ ही इनको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारे रिसीवर ने मैसेज ले लिया, लेकिन अब वो क्या करेगा, फीडबैक देगा, तभी तो हमारी साइकिल जो है वो पूरी होगी। ठीक है, एक छठी चीज है, एक्स्ट्रा ही है लेकिन आपको लिखनी है, सहायक या बाधक तत्व। जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो दो चीजें आती है हमारे पास, एक सहायक जो हमारी सहायता करती हैं और दूसरा बाधक जो हमें रोकती हैं। तो सहायता और बाधक दोनों ही चीजें कर सकती हैं। जैसे वातावरण, मान लीजिए आप जहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं वहां का वातावरण अच्छा नहीं है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो ये बाधा हो रही है आपके लिए। वहीं जहाँ अच्छा वातावरण आपको मिल जाएगा तो वो आपके लिए सहायता हो जाएगी, सहायक हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन में। शोर की बात करें, अगर शोर बहुत ज्यादा हो रहा है तो बाधक बन जाएगा, अगर साइलेंस है तो आपके लिए सहायक बन जाएगा। प्रदूषण रहित होना चाहिए जहां पे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगे, आप और भी चीजें बना बनाकर इसमें लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, संप्रेषण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन को करने के लिए हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स पर खड़े उतरना पड़ता है या काम करना पड़ता है। बेसिकली ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप कम्युनिकेशन समझ रहे हैं तो ये भी कर लेंगे। सबसे पहली चीज, तत्परता एवं अभिप्रेरणा होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक ये आपके अंदर जो है तत्परता ना हो, अभिप्रेरणा ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपको टीचिंग करनी है लेकिन आप उस चीज के लिए तत्पर ही नहीं है,
आपके अंदर रुचि ही नहीं है, आपको पढ़ाने का मन ही नहीं है, तो फिर बेकार है वो कम्युनिकेशन। तो इसमें सजग और तत्पर होना चाहिए। हाँ, हमारे अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, यस हमें पढ़ाना है, क्लास में जाके बच्चों को कुछ सिखाना है, अपने विचार जो हमारे अंदर है वो हमें उन्हें देना है। तो इस तरीके से हमारे अंदर एक्साइटमेंट, तत्परता, सजगता होनी जरूरी है। सेकंड, क्षमता अभियोग्यता। अब मान लीजिए विचार तो आपके अंदर बहुत है, लेकिन आप सक्षम ही नहीं है बच्चों को वो बता पाने में, तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। तो एक प्रिंसिपल ये भी है कि आपके अंदर ना संप्रेषण की कुशलता होनी चाहिए कि आप बच्चों के सामने जाकर किस तरीके से संप्रेषण करेंगे। अगर कोई कहानी है तो क्या आप बस जाके वर्बली बोल देंगे, या फिर कुछ दिखाएंगे भी कहानियों से रिलेटेड पात्र, या कुछ डायलॉग्स बोलेंगे, एक्सप्रेशन लगाएंगे। तो ये चीजें भी यहाँ पे बहुत जरूरी होती हैं। तीसरी चीज कि संप्रेषण सामग्री की उचितता। मान लीजिए आपको संप्रेषण करने में कुछ सामग्री की जरूरत है, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया, संप्रेषित करने के लिए सामग्री, मान लीजिए आपको कोई कहानी डिकोड करनी है, बतानी है क्लास में, तो आपके पास कुछ पात्र होने चाहिए, है ना, कुछ चार्ट्स होने चाहिए, मॉडल, कुछ भी जो सामग्री होती है एक, वो होनी चाहिए। चाहे वो ऑडियो विजुअल भी हो सकता है, आज के टाइम पे तो प्रोजेक्टर पे दिखाई जाती है सारी चीजें, है ना। चौथी चीज, संप्रेषण माध्यम की उचितता। आप डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार इस संप्रेषण के लिए कौन सा माध्यम उचित होगा। कोई सिर्फ इंफॉर्मेशन अगर आपको बच्चे को देनी है तो आप टेलीफोन पे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कहानी पढ़ानी है पात्र दिखाते हुए, तो सिर्फ टेलीफोन पर कहानी बोल देने से बच्चा नहीं सुनेगा, वो तो सो चुका होगा। तो हमें ही ये डिसाइड करना होगा कि उचित माध्यम कौन सा होगा संप्रेषण का हमारे लिए। तो ये दृश्य श्राव्य हो सकता है, अन्य हो सकते हैं, शाब्दिक अशाब्दिक हो सकता है, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। उचित पृष्ठपोषण, वही फीडबैक की आवश्यकता। ये भी एक सिद्धांत है, ये नहीं कि हमने बोल दिया, बच्चे ने सुन लिया, फिर वो भूल गया, या फिर उसने ठीक से सुना भी नहीं, इस चीज का हमने ब्यौरा भी ना लिया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, फीडबैक प्रॉपर होना चाहिए। छठी चीज जो वहां पे एक्स्ट्रा में आई थी, यहाँ पे भी आ रही है, सहायक व बाधक तत्वों का सिद्धांत, जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि कैसे वातावरण आपके लिए सहायता भी कर सकता है और बाधक भी बन सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सिद्धांत। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है संप्रेषण के विभिन्न माध्यम, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये तो बहुत ही इजी है। सबसे पहला है श्रव्य माध्यम, ऑडियो मीडिया, यानी कि सिर्फ सुनना। ऑडियो मतलब श्रव्य मतलब सुनना होता है। इसमें दो चीजें आएंगी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इसमें हम सुनकर संप्रेषण करते हैं। और भी चीजें लिख सकते हैं, आप बहुत दूर हैं, टेलीफोन पर सुनकर कोई जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। दूसरा है श्रव्य माध्यम, यानी कि श्रव्य तो हो गया, दृश्य माध्यम यानी देखने वाला है। ये वहां पे हम सुन रहे थे, यहाँ पे हम सिर्फ देख रहे हैं। विजुअल मीडियम भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या क्या आता है, श्याम पट पर लिखना, जैसे ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ लिख दिया तो बच्चे उसे देखकर संप्रेषित हो गए, उन्होंने वो पढ़ लिया। कोई चित्र दिखा दिया, ग्राफ, मॉडल, चार्ट, मानचित्र वगैरह दिखा दिया, सिर्फ दिखा दिया, ठीक है, दृश्य माध्यम। थर्ड होता है दृश्य व श्रव्य, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, इसमें ऑडियो विजुअल दोनों ही यूज होते हैं, यानी सुनना प्लस देखना। मतलब दिखा भी रहे हैं साथ साथ डिफाइन भी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि आपका टेलीविजन हो गया और फिल्म प्रोजेक्टर हो गए। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है डेल का अनुभव शंकु। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात बता दूं, अगर आप इसको नहीं समझेंगे ना तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, लाइफ टाइम ये ऐसी मेसी रहेगा। तो इसको आज और अभी ही क्लियर कर लीजिए। डेल का अनुभव शंकु कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। डेल एक हमारे जो है यही ईटी के एक जो है वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये दिया हुआ है, शंकु बनाया इन्होंने। शंकु का मतलब होता है ऐसे कोन टाइप का, ठीक है ना। इन्होंने इसमें किस चीज पे बात की है, अनुभव, एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस से बच्चा कैसे सीखता है। हम सभी जानते हैं कि एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, सभी सीखते हैं। तो इन्होंने एक जो है त्रिकोण या फिर कोण मॉडल दिया हमारे सामने, और इन्होंने कहा, देखिए पहले, सबसे पहले आप इसे देख लीजिए, जहां पे आप ये देखेंगे कि शीर्ष से नीचे जटिल से सरल है। शीर्ष यानी ये ऊपर से जब हम नीचे जा रहे होते हैं, देखिए इधर जब हम नीचे जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम शाब्दिक प्रतीक, यानी हमने शब्द पढ़ा, हमने किताबों में चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने दृश्य प्रतीक देखे, फिर हमने उससे रिलेटेड दृश्यों को देखा, ठीक है, पात्रों को देखा। फिर रेडियो प्रसारण आता है, जिसपे हमने सुनी चीजों को, सुना उन चीजों को। स्थिर चित्रण, हमने चित्रों को देखा। फिर चलचित्र देखे हमने, कि साथ चलचित्र मतलब लाइक मूवी, चीजें चल रही हैं अंदर उसके, ठीक है। फिर प्रदर्शित सामग्री, हमने स्टेज परफॉर्मेंस देखे।
फिर भ्रमण, हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है, हमने जाकर देखा। फिर प्रदर्शन एग्जीबिशन हमने देखे। उसके बाद अभिनयात्मक भागीदारी, नियोजित कृत्रिम अनुभव। नियोजित कृत्रिम यानी एक आर्टिफिशियल हमने जो है एक्सपीरियंस किया। जैसे हमने रियल में तो कभी वोल्केनो को फटते हुए नहीं देखा, हम बच्चे को छोटा सा मॉडल बना के दिखा रहे हैं कृत्रिम तरीके से। उसके बाद वास्तविक प्रत्यनुभव, फिर हम जो है रियलिटी में किसी चीज को देखते हैं और अनुभव करते हैं अपनी लाइफ में कभी भी। तो जब हम नीचे आ रहे होते हैं ना, तो ये एक तरह से क्या हो रहता है, हमारा प्रत्यय मूर्त अनुभव होता है। ये प्रत्यय मूर्त अनुभव, प्रत्यय यानी कि डायरेक्ट रूप से, मूर्त यानी कोई ठोस वस्तु को देखकर हम जो है वो सीख रहे हैं। तो ये जो है हमारा ऐसे नीचे की तरफ साइकिल आएगा। लेकिन अब जब यही साइकिल यहाँ पे सबसे नीचे आके घूम जाता है, यहाँ से यहाँ पे देखिए एरो ऊपर चला जाता है, तब क्या होता है, हमारे पास अप्रत्यय और अमूर्त अनुभव आ जाता है। अप्रत्यय और अमूर्त अनुभव आने का मतलब होता है कि अब हम सीखने की सही दिशा में हैं और पीक पर जाकर रुकेंगे, जो कि अंतिम चरण होगा। तो सबसे शुरुआती चरण हमारा ये होता है, पहला वास्तविक प्रत्यय अनुभव, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है वास्तविक प्रत्यय अनुभव में, यानी कि हम रियल में चीजों को देखते हैं और फिर अनुभव करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी वहीं पे क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद हम नियोजित कृत्रिम अनुभव, उसके बाद हम जो है आर्टिफिशियली भी उन चीजों को अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमने खुद अपनी आंखों से जो है बच्चे देख लें, या फिर हमने देखा कि भूकंप आया हमारे सामने या सुनामी आई, ऐसा कुछ देखा, तो हमारे सामने बिल्कुल सामने से प्रत्यक्ष रूप से हम उसके साक्षी हो गए, हमने अनुभव कर लिया। उसके बाद सेकंड थिंग जब है हमारी नियोजित कृत्रिम अनुभव, तो इसमें क्या होता है कि अब हम उसके ऊपर हम आर्टिफिशियली, अब हम वो देख चुके हैं तो हम आर्टिफिशियली दूसरों को भी हम वो दिखा सकते हैं कि हाँ भाई जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसा होता है। उसके बाद अभिनयात्मक भागीदारी, हम उसका अभिनय भी कर सकते हैं, प्रदर्शनी कर सकते हैं। भ्रमण, हम किसी भी जगह पर घूमने जा सकते हैं, ऐसे स्थानों पर जहां पर ऐसा फिर से हुआ हो। प्रदर्शित सामग्री का इस्तेमाल करके, चलचित्रों द्वारा और स्थिर चित्रों द्वारा, रेडियो प्रसारण द्वारा। अब जो ये चीजें हैं ना हमारे लिए बहुत इजी होती जाएंगी, क्यों, क्योंकि हम पहले ही वास्तविक अनुभव ले चुके हैं। दृश्यात्मक प्रतीकों द्वारा, मान लीजिए बहुत पहले कहीं पे सुनामी आई थी, तो अब वो चीजें कैसी दिख रही है हमें, हम उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और लास्ट में आता है शाब्दिक प्रतीक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग में भी अगर कोई चीज लिखी होगी ना सुनामी के बारे में, तो हमारे माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, या फिर हम खुद भी वर्ड्स में लिखकर अपने अनुभव को शेयर कर पाएंगे। तो ये हमारा पीक पॉइंट होता है लास्ट। जब यहाँ पे हमारा स्टूडेंट आ जाता है ना, तो हम कहते हैं कि अनुभव द्वारा बच्चे ने शिक्षा अर्जन कर ली। तो ये 11 के 11 स्टेप्स आपको इस, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है डेल अनुभव शंकु में, आपको इलेबोरेट करने हैं। नंबर 1 पे आप नीचे वाला डालेंगे, ये वास्तविक प्रत्यनुभव, दूसरा नियोजित कृत्रिम अनुभव, ये सारी चीजें डाल डाल के इनको इलेबोरेट करते जाएंगे। जो चीज मुझे समझानी थी वो मैंने समझा दी कि किस तरीके से ये हमारा जो है सब, जैसे हम किताबों में पढ़ लेते हैं शाब्दिक किताबों में सिर्फ हमने पढ़ लिया, लेकिन उससे क्या बच्चे को अनुभव आ जाता है, क्या वो पीक पॉइंट होता है? नहीं, पीक पॉइंट वो नहीं होता, क्योंकि बच्चा पढ़ के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैथ ही रहता है, थोड़ा बहुत समझता है, फिर धीरे धीरे जब वो ये इन चीजों को समझता जाता है, तब जाके वो वास्तविक अनुभव जब तक प्राप्त नहीं कर लेता, उसको चीजें क्लियर नहीं होती। इसलिए ये मूर्त अनुभव की सीढ़ियां होती है जब हम नीचे आते हैं। लेकिन जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो ये होती है हमारे लिए अमूर्त अनुभव की सीढ़ियां, जहां पर एंड में हम शाब्दिक प्रतीक पे पहुंच जाते हैं, जहां बच्चा शब्दों को पढ़कर भी चीजों को समझ लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका होता है। तो यहाँ पे तो कुछ पॉइंट्स लिखे थे मैंने कि शीर्ष से नीचे जटिल से सरल होता है। जैसे यहाँ से जब हम नीचे जाते हैं तो ये जटिल से सरल है, यानी मुश्किल होता है ना शब्द कि सिर्फ किताबों में पढ़ लेना, तो हम यहाँ से नीचे जाते हैं तो ये जटिल से सरल है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बट हम अब छोटे बच्चे को किताबों से ही पढ़ाएंगे ना, कहीं ना हम उसको सुनामी में ले जाएंगे, है ना। तो ये बातें होती हैं। तल पर सबसे अधिक प्रभावशाली बनने वाले वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। तल यानी नीचे आ जाओ, ये जो वास्तविक प्रत्यय अनुभव है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। ये अगर बच्चे ने देख लिया या एक्सपीरियंस कर लिया तो फिर बाकी सारी चीजें उनके लिए इजी हो जाती हैं। अगली चीज लिखी थी कि प्रारंभिक चरण तल से शुरू होता है,
ये देखिए नंबर 1 इसलिए मैंने इसी को दिया है क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। आप एग्जाम में भी नंबर 1 पे ये वाला डालेंगे, ना कि ऊपर से डालेंगे। इस चीज को क्लियर कर लें। शेष पर मात्र शब्दों या मौखिक प्रतीकों का अधिगम होता है, यानी अगर जब हम लास्ट में ऊपर पहुंच जाते हैं तो केवल शब्द वगैरह से ही हम सीख जाते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये हमारा डेल का अनुभव का शंकु था। आप इस तरीके से भी एग्जाम में ये भी बनाएंगे, बनाने से आंसर आपका और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आगे चलते हैं। अगला लास्ट टॉपिक है हमारे इस यूनिट का, संप्रेषण तकनीक। अब इसके बारे में क्या ही बताऊं, मुझसे ज्यादा तो आप जानते होंगे, क्योंकि ये जो टेक्निक्स है संप्रेषण की वो आज के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, सभी लोग। जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, चैटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, इन सब के बारे में सभी लोग जानते हैं। बट फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बता देती हूँ जो अनिवार्य है लिखना, आप उन्हीं को समझ के थोड़ा अपने आंसर को तैयार करेंगे। सबसे पहले टेलीफोन की बात करें तो हमारे ग्राहम बेल सर थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था 1877 में। टेलीफोन से आप अपनी कठिनाइयों पर चर्चा कर सकते हैं। फोन करके किसी को प्रॉब्लम में है तो दूर बैठे कार्य आसान हो सकता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है कुछ बताने के लिए। संवाद यानी कि आप जो है बातचीत भी कर सकते हैं टेलीफोन पे, है ना। अगला है मोबाइल फोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे तो हर किसी के हाथ में होता है, तो इसमें आप फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। अनुचित प्रयोग ना करें, ये पॉइंट भी आपको इसमें डालना है। इंटरनेट सुविधा का प्रयोग, जो इंटरनेट एक बड़ी चीज है उसका प्रयोग करने के लिए भी हमें फोन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए होता है, तो मोबाइल फोन को ही मानिए यहाँ पे। रिसर्च कर सकते हैं, लेखन, समाचार, वर्चुअल क्लासेस वगैरह ले सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजें लिखेंगे इसमें। ईमेल क्या होता है, मतलब ईमेल इजी है। देखिए जो चीज अनिवार्य है लिखनी वो मैं बता देती हूँ, अदर चीजें आप खुद भी इसमें लिखेंगे। ईमेल का फॉर्मेट ऐसा होता है उसमें पहले शीर्ष भाग होता है ऊपर का, आप लिखते हैं, फिर बॉडी होती है जो मेन चीज होती है, अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं, फिर हस्ताक्षर लास्ट में आपके साइन, नेम, एड्रेस वगैरह होता है। इसके लिए आपको यूजर आईडी चाहिए, बिना यूजर आईडी के तो ईमेल नहीं भेज सकते। नोड होना चाहिए, साइट का नाम होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, ठीक है। और ईमेल जो है ये स्पीड में काम करता है, लो कॉस्ट होता है, कम खर्चीला, इजी टू यूज होता है, यूज करना इजी होता है। ये रिकॉर्ड भी रखता है आपका मेल, अगर डिलीट ना करें तो मेल भी हमेशा के लिए सेव रहते हैं। डोमेन मैंने क्लियर नहीं किया, डोमेन का मतलब होता है जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, मैसेज करते हुए एप्लीकेशन को APP डॉट कर देते हैं, इस टाइप का। कागज जैसा ही ये होता है, कागज की तरह ही, जैसे आप कागज पे कोई मैसेज भेजते हैं, खत भेजते हैं, उसी तरह से ये ईमेल भी होता है। अब ये चैटिंग जो है, चैटिंग करना यानी मैसेज टाइप करना, भेजना है ना, तो लोगों के बीच विचार का आदान प्रदान करना। आप ग्रुप चैटिंग भी कर सकते हैं आज के टाइम पे, और ये प्रभावशाली संप्रेषण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा लास्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी तुरंत मैसेज कर देना, जैसे व्हाट्सएप, तुरंत संप्रेषण होता है इसमें, ऑनलाइन संचार होता है, टाइम कम लगता है, इजी टू यूज होता है, ये सारी चीजें आप ना सब में डालेंगे। निजी तौर पर संदेश भेजना, जैसे ईमेल तो उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मेट की जरूरत नहीं, कुछ भी मैसेज ना आपको बॉडी बनानी है ना कुछ बनाना है, बस मैसेज कर देना है। इसमें आप ऑडियो, वीडियो, फोटो भी भेज सकते हैं। तो ये आपका यूनिट 2 जो है ET का, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का, खत्म हुआ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूनिट 3, जिसका नाम है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस इन एजुकेशन, यानी कि बहु प्रौद्योगिकी एवं उसका शिक्षा में उपयोग। दैट्स मीन कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी, इसका हम शिक्षा में किस तरह से उपयोग करते हैं, और ये किस तरीके से मल्टीपल टेक्नोलॉजी है। मल्टीपल कैसे है ये, मतलब कोई एक टेक्नोलॉजी ना होकर ये बहुत सारी हैं, बहु प्रौद्योगिकी है। तो इसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि बहु प्रौद्योगिकी जो है उसकी परिभाषा क्या है, या फिर कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो शिक्षा को सामान्य रूप से कक्षा में प्रसारित करने में तकनीकी उपकरणों में विद्युत उपकरणों का उपयोग विशेष रूप से उन्नति करता है। कि जो नॉर्मल हमारे क्लासरूम्स होते हैं उसमें जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते टाइम अगर हम विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करके विशेष उन्नति हासिल कर लें, मतलब अच्छा कर दें, उस क्लासरूम को ज़्यादा अट्रैक्टिव कर दें, बच्चे ज़्यादा समझने लगे, तो इन्हें ही हम क्या कह देते हैं यहाँ पे बहु प्रौद्योगिकी
कह देते हैं कि ये बहुप्रौद्योगिकीज हैं जो भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, चाहे हमने प्रोजेक्टर पे पढ़ाया हो, चाहे हमने वीडियो दिखाई हो, चाहे हमने पीपीटीज दिखाए हो, है ना। तो ये सभी हमारे मल्टी टेक्नोलॉजीज में आ जाएंगे। जैसे कि रेडियो हो गया, रेडियो पे जैसे हमने कोई भाषण सुना दिया हिस्ट्री से रिलेटेड, है ना। टेलीविजन, टेलीफोन, आकाशवाणी, उपग्रह, इंटरनेट, वीडियो एक्सेट्रा। तो ये सारी ही चीजें क्या हो गई, देखो ये एक चीज तो नहीं है, कोई बहुत सारी चीजें हैं, तो ये मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है, कोई एक चीज नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ टीवी ही है, सिर्फ रेडियो ही है। हमारी चॉइस से हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें सूटेबल लगेगा। जैसे कोई भाषण सुनाना है किसी नेता का, तो हम रेडियो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजादी के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू का जो बहुत ही प्रसिद्ध भाषण था जब देश आजाद हुआ, तो वो रिकॉर्डेड आवाज हम बच्चों के सामने सुना सकते हैं रेडियो पे। तो ये हमारे हाथ में है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें। वैसे हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं। अब हमारे जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हमें इसका महत्व पता होना चाहिए। मल्टीपल टेक्नोलॉजी का चाहे वो महत्व कह लो, लाभ कह लो या आवश्यकता कह लो, तीनों ही चीजें एक ही हैं। तीनों में से कुछ भी पूछता है आपको सेम ही पॉइंट लिखने होंगे। पहली बात कि ये बहु इंद्रियों द्वारा जानकारी प्राप्त करने योग्य बनाती हैं। जब हम टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे होते हैं तो सिर्फ पेन या पेपर और हाथों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस समय बहु इंद्रियां काम कर रही होती है। आपकी आंख देख रही होती है, कानों से सुन रहे होते हैं, माइंड में इमेजिनेशन हो रही होती है, अपने क्वेश्चन क्रिएट हो रहे होते हैं। तो जो हमारी ये सारी इंद्रियां होती हैं, चाहे वो आंख है, नाक है, कान है, ये सारा काम करना चालू कर देता है उस टाइम पे जब हम टेक्नोलॉजीज, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल क्लासरूम में करते हैं। दूसरी बात कि संपूर्ण प्रभाव प्रदान करती है। बिल्कुल ही ठीक बात है कि ज्यादा प्रभावपूर्ण होती है, बजाय इसके कि हम क्लास में खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं, इसकी बजाय अगर हम प्रोजेक्टर पे या फिर पीपीटी स्लाइडिंग करते हुए पढ़ा रहे हैं तो वो ज्यादा प्रभावपूर्ण होता है, इफेक्टिव होता है। तो ये इफेक्टिव टीचर लर्निंग हो गई जो संतुष्टिदायक और प्रभावशाली होता है। इससे हमें भी संतुष्टि मिलती है और बच्चों को भी कि जो चीज समझा रहे थे वो समझ में आ गई या हमारे पास चीज अवेलेबल थी कि हम उसे वो चीज समझा पाए, है ना। आगे है आवश्यकता अनुसार विविध समर्थता का होना। अब देखो क्योंकि मल्टीपल टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास कई सारे उपकरण हैं, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और फिर हम टीचिंग या लर्निंग करेंगे। ठीक है, तो ये भी इसका लाभ है, महत्व है या आवश्यकता है इसकी कह लो। अगली चीज कि अधिक रोचक और आकर्षित होती है, बिल्कुल सही बात। किताबों में लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने से ज्यादा अच्छा लगता है जब हम प्रोजेक्टर पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ देखते हैं या चलचित्र देखते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है ना, इंटरेस्टिंग होता है और अट्रैक्टिव, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे आते हैं क्लासरूम में, है ना। अगला है कि कम समय में अधिक कार्य संपन्न कर सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आप अगर पीपीटी के द्वारा पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास पॉइंट्स होते हैं और एक्सप्लेनेशन आप खुद कर देते हैं, तो इस तरह से टाइम कंज्यूमिंग भी ये कम होता है, टाइम कम लेता है। प्रसारित करना आसान होता है इसको। दूरगामी स्थलों तक पहुंच है, जो बच्चे क्लासरूम में नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी तो टेक्नोलॉजी ही है ना, कि वो फोन पे बैठकर अपनी क्लास ले लेगा, है ना। तो ये सारी चीजें इसकी आवश्यकता है। समरूपता और समानता, समरूपता व समानता क्या होता है कि हम एक साथ सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ा पाते हैं जब हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये भी ले लीजिए कि कोई बच्चा एब्सेंट हो गया, मान लीजिए वो क्लास रिकॉर्ड हो चुकी थी, तो वो बच्चा उस रिकॉर्डेड क्लास को ले लेगा और फिर अपने आप को फिर स्टैंड कर लेगा बाकी बच्चों के साथ। तो यहाँ पे ये भी एक हमारा फायदा हो जाता है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का। तो अभी तक तो हमने जो है इसके फायदे, महत्व वगैरह पढ़े, लेकिन आपके सिलेबस में इसके लिमिटेशंस भी पूछे हुए हैं कि इसकी सीमाएं क्या हैं, कमियां क्या क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम इसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। पहला कि बहुसाधनों द्वारा दुविधा का उत्पन्न होना। जिस तरह से मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं, हम कहते हैं कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी चुन सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुविधा भी उत्पन्न कर देती है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें। ठीक है, कई बार वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती जो हमें चाहिए होती है, फिर हम दूसरा यूज कर लेते हैं जो और ज्यादा क्रिटिक कर देती है चीजों को, है ना। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। दूसरा, वांछित व वास्तविक जानकारी में भेद ना कर पाना। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी या इंटरनेट की बात की जाए तो किसी भी जानकारी या इंफॉर्मेशन के बारे में जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास जो है कम से कम 10-15 रिजल्ट सामने आ जाते हैं।
तो जो वास्तविक जो जानकारी होती है कि रियल में क्या स्टोरी है, रियल में क्या इन्फॉर्मेशन थी, वो हम क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि सबके अपने अपने व्यू आ जाते हैं। किसी ने किसी चीज को लेकर कुछ कहा तो किसी ने कुछ और कहा, तो इस तरीके से एक जो है हम अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते कि एग्जैक्ट में हुआ क्या था। फिर वहां पे हमें अपने माइंड को इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर हम अपनी मेंटालिटी बना लेते हैं। थर्ड थिंग कि बहुत अधिक जानकारी को प्रकट कर देने से सीखने वाला सोचने के अनावश्यक रास्तों में भटक जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने के लिए सर्च तो कुछ और ही करते हैं, लेकिन इतनी जानकारियां आ जाती हैं या ऐड आ जाते हैं कि बच्चा कहीं और भी भटक जाता है। ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि अभी इंटरनेट पे आप कुछ सर्च करें तो इतने सारे ऐड जाते हैं गेम्स के, है ना, और अदर चीजें इंटरटेनमेंट है, तो फिर बच्चा वो वहां पे भटक जाता है ना। तो ये एक ड्रॉबैक होता है हमारे इस मल्टीपल टेक्नोलॉजी का। एक और चीज है कि सामग्री, उपकरण व गैजेट की आवश्यकता। अगर आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करनी है तो आपके पास सामग्री भी होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए, है ना, उपकरण गैजेट, जो भी गैजेट है आपके पास, माउस होना चाहिए, प्रोजेक्टर का पर्दा होना चाहिए, और जितनी भी चीजें हैं वो सब होनी चाहिए। अगर और फिर ये महंगी भी तो होती हैं, तो फिर ये मतलब एक तरह से ये सीमा है, मतलब हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता इस चीज को। उपकरणों का महंगा आना, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया। प्रशिक्षण की आवश्यकता, कि हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, अब हर किसी को तो नहीं आता प्रोजेक्टर चलाना या कंप्यूटर चलाना। तो ये चीज भी एक तरह से, मान लीजिए मुझे पढ़ाना तो आता है, मुझे सारी चीजें आती हैं, मैं क्लास में जाके पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि आपको प्रोजेक्टर पे पढ़ाना है, कंप्यूटर पे पढ़ाना है, पीपीटी बनानी है, और ये चीज तो मुझे आती ही नहीं है। तो ये भी एक तरह से ड्रॉबैक हो गया इसका, कि टीचर को आते हुए भी वो नहीं पढ़ा सकता बच्चे को। इस्तेमाल करने की जानकारी की कमी, वही ऊपर वाली ही चीज है ये, कि कैसे इस्तेमाल किए जाए इन उपकरणों को, इसकी जानकारी थोड़ी कम हो जाती है, और फिर इस तरीके से टाइम कंज्यूम हो जाएगा। धोखाधड़ी का खतरा होता है, बिल्कुल। जब हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो धोखाधड़ी का खतरा भी हो जाता है। प्राइवेसी को लेकर गोपनीयता की आशंका होती है। आपको पता ही साइबर क्राइम कितने बढ़ रहे हैं, तो गोपनीयता की भी आशंका यहाँ पे रहती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे। आगे चलते हैं। आगे है प्रौद्योगिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कितने टाइप के जो टेक्नोलॉजीज होते हैं, इनमें से कुछ हम पिछले वाले यूनिट में भी पढ़ चुके हैं, तो मैं उन्हें मतलब नहीं करूंगी मैं ज्यादा एक्सप्लेन, वो आप वहीं से ले लेंगे। जैसे कि पहला है ऑडियो, यानी श्रव्य साधन। तो ये पिछले यूनिट में भी बताया था मैंने, श्रव्य साधन क्या होते हैं, जो हम सिर्फ सुनकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं या सीखते हैं, टीचिंग लर्निंग करते हैं। इसके एग्जाम्पल में रेडियो, टेप रिकॉर्डर वगैरह आएंगे, पिछले मैं यूनिट में बता चुकी हूँ। दूसरा है ऑडियो विजुअल, यानी श्रव्य और दृश्य दोनों होते हैं, जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया। तीसरी चीज है मल्टीमीडिया सिस्टम, यानी वह बहुविकल्पी साधन। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक साधनों की संयुक्त रूप से कार्य करना। जैसे कंप्यूटर में दो से बहुत सारे काम हो जाते हैं कंप्यूटर में, चाहे आप टेलीविजन की तरह इस्तेमाल कर लो, फिल्म देख लो, म्यूजिक के लिए भी, गेम के लिए भी, प्रिंट इत्यादि के लिए भी। तो एक कंप्यूटर ने इतना सारा काम कर दिया, तो ये एक तरह से मल्टीमीडिया सिस्टम हुआ। आगे चलते हैं। फोर्थ है मास मीडिया। अब मास मीडिया क्या होता है, समूह साधन जिसे कहते हैं। समूह साधन का मतलब ऐसे साधन जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश प्रसारित करने की क्षमता रखता हो। मान लो कोई एक चीज हो जो देश के कोने कोने तक चला जाए, इंफॉर्मेशन पहुंचा दे, जैसे टेलीविजन। मान लीजिए मुझे कोई बात बतानी है, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं ना टीवी पे, और देश के कोने कोने तक पहुंच जाती है, तो बस वही एग्जाम्पल आपको डाल देना है। टेलीविजन पे आते हैं, वो मन की बात करते हैं और सभी जान जाते हैं। फिल्म दिखा दी, छपी हुई सामग्री, सॉरी, और कंप्यूटर भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये मास मीडिया होता है जो ज्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, मास मीडिया। ठीक है ना। अगला है इंटरैक्टिव वीडियो। तो इंटरैक्टिव वीडियो क्या होता है, बहुवैकल्पिक साधनों द्वारा पढ़ाई का वातावरण बनाना। जैसे हमारे वर्चुअल क्लासेस हो गए, है ना। इंटरैक्टिव वीडियो का मतलब हो गया कि जो हम हमारे ये जो मल्टी टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करके हम एक अलग क्लासरूम बना दें। हमें जो है एक प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, हमें कोई जगह नहीं चाहिए, वहां जाना नहीं है, हमें वहां जाके बोर्ड पे पढ़ाना नहीं है, टेबल पे बच्चों को बिठाना नहीं है। ठीक है, तो टेलीविजन या फिर कंप्यूटर द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। कि टीवी पे जो हम लेक्चर्स दे दें, आते हैं अभी भी कुछ ना कुछ लेक्चर्स वगैरह टीवी पे भी देते हैं हमारे प्रोफेसर वगैरह लोग।
वीडियो द्वारा पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना, या तो टीचर क्या करेगा, एक कोई चैप्टर है या टॉपिक है उस पर वीडियो बनाकर बच्चों को सेंड कर देगा, तो ये भी एक तरह से हमारा जो इंटरैक्टिव वीडियो हो गया। देखना, सुनना और भाग लेना, ये तीनों चीजें इसमें शामिल होती है। जैसे आप गूगल मीट वगैरह पे क्लासेस लेंगे, आप वहाँ देखते भी हैं, सुनते भी हैं और फिर भाग भी लेते हैं, यानी फीडबैक भी करते हैं। वहाँ पे पूरा कम्युनिकेशन हो रहा होता है, जो हमने कम्युनिकेशन वाले यूनिट में पढ़ा था, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगला है हमारा इंटरनेट। अरे इंटरनेट से कौन नहीं संबंधित है, हम सभी इंटरनेट पे हैं आज, तो मतलब इनको इतना डिफाइन करने की क्या जरूरत है, आप खुद इतनी चीजें लिख पाएंगे। लेकिन फिर भी जो चीजें मस्ट है लिखनी, वो मैं जरूर आपको बता दूं कि ये विश्वव्यापी नेटवर्क है, इसने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ दिया। कंप्यूटरों के लिए आदान प्रदान का साधन है ये। और क्योंकि देखो, अगर कंप्यूटर है उसमें वाईफाई या इंटरनेट नहीं है तो वो खाली डिब्बा है ना। तो ये कंप्यूटर के आदान प्रदान का साधन है। संचार और नेटवर्क है, संचार वही अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी है। यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है जब हम इंटरनेट की बात करते हैं। एक होता है जानकारी प्राप्त करना, हम वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जानकारी प्रदान करना, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आप दे भी सकते हैं। और जानकारी को संकलित करना, स्टोर करके रखना, ताकि आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो आप दोबारा उसे यूज कर सके। ठीक है। अगला है वेबकास्ट। ये सब आपके सिलेबस में है, ये जो एक शब्द आ रहे हैं ना, वेबकास्ट, इंटरनेट, इंटरैक्टिव वीडियोस, तो ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। और मैं बता दूं कि ये यूनिट जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो आपको पता है कि ईटी में जो है हमारा प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके ज्यादा लगते हैं, मतलब और सब्जेक्ट के हिसाब से, तो इसलिए ये वाला यूनिट ना थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो थ्योरी में इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट जो भी आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे, जो मैं अभी नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो वेबकास्ट क्या होता है, किसी भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, विश्व स्तरीय हो सकता है, ये लाइव टेलीकास्ट होता है ना, जैसे मैच चल रहा होता है दो देशों के बीच का, तो पूरी दुनिया देख रही होती है घर में बैठ के, तो एक तरह से वेबकास्ट हो रहा होता है उसका। ये खेल अथवा मैच, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो सकता है, किसी का म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है और फिर वो लाइव आपको घर पे दिखाई दे रहा है, तो ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। आप अदर एग्जाम्पल्स भी इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है, इससे लोग सीधा देख सकते हैं, ये बहुत सारी इसकी आप क्वालिटीज भी डाल सकते हैं अगर ये अकेला उठ के आता है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है विभिन्न साधनों का तुलनात्मक अंतर, यानी कि जो विभिन्न साधन है हमारे, ऑडियो हैं, ऑडियो विजुअल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इंटरैक्टिव वीडियो है, प्रोजेक्टर है, रेडियो है, टेलीफोन है, इन सब का अगर हम तुलना करें आपस में तो फिर हमें क्या अंतर या फिर चीजें दिखाई देंगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर सबको एनालाइज करना है। ठीक है। तो क्या होता है कि बहुसाधन उपकरणों के लाभ और सीमाएं दोनों हैं। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं कि दोनों बहुसाधनों के जितने भी उपकरण हैं उनकी लाभ और हानि दोनों चीजें हैं, जैसा कि मैंने लिमिटेशंस में बताया था। प्रयोग करते समय वैकल्पिक चयन है हमारे पास, कि अगर हमें उपयोग करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हमें किसी एक को चुनना होता है। अध्यापक द्वारा बेस्ट विधि का चयन करना चाहिए, कि अगर आप एज अ टीचर अगर आप दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि ज्यादा इफेक्टिव होगी। दृश्य प्लस श्रव्य सबसे बेहतर होता है, जो बेस्ट बताया जाता है वो होता है दृश्य प्लस श्रव्य, यानी आपको दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। जैसे कि फिल्म हो गई, फिल्म के द्वारा कोई हमने शिक्षा दे दी बच्चों को, तो ऐसा ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, सुनना भी और देखना भी, वो बच्चों को ज्यादा याद रहता है। किसी एक उपकरण से बेहतर है विभिन्न उपकरणों का प्रयोग। और ये कहा जाता है अंत में जब हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी एक उपकरण को इस्तेमाल करने की बजाय हमें बहुत सारे उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर कोई स्टोरी सिर्फ सुनाने लायक है, कोई लाइन तो हमने मुंह से ही कह दिया या रेडियो से हमने भाषण सुना दिया, उसके बाद अगर स्टोरी को चलते हुए दिखाना था तो फिर हमने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर लिया, मूवी का कोई सीन यूज कर लिया। ठीक है। तो हम जो है मल्टीपल टेक्नोलॉजी को मल्टीपल तरीकों से इस्तेमाल करें, ये ज्यादा बेस्ट होगा। ऑडियो वीडियो आलेख लेखन, ये हमारा अगला टॉपिक है इस यूनिट का, ऑडियो वीडियो आलेख लेखन। देखिए ये पूरा का पूरा हमारा जो है प्रैक्टिकल वर्क है, फिर भी इसके अंदर से थ्योरी में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था वो मैंने क्वेश्चन पेपर में देख लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये स्टेप्स लिखे हैं, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी में आता है ये क्वेश्चन तो वो स्टेप पूछेगा, ना कि आपसे पूरा बनवाएगा, वो आपके कॉलेजेस में जो है प्रैक्टिकल हो जाएंगे।
ये प्रैक्टिकल के मार्क्स लगेंगे इससे। ये ट्यूटी पूरा प्रैक्टिकल वर्क है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टेप्स बता देती हूँ, जो भी हमारे ये 7-8 स्टेप हैं जो आपको पेपर में लिखने होंगे अगर ये क्वेश्चन आया तो। चाहे ऑडियो या वीडियो, जो हमें स्टेप्स लिखने होंगे वो इस तरीके से होंगे कि सबसे पहले कहानी को रेखांकित करना, आउटलाइन द स्टोरीज, जो स्टोरी हमारी है वो किस बेस पर है या चैप्टर है वो किस बेस पर है उसको आउटलाइन करना, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू करना। कहानी की प्रस्तावना, जो इंट्रो होता है कहानी का वो तैयार होना चाहिए। स्टार्टिंग में इंट्रो होगा, फिर बॉडी होगा, फिर लास्ट में क्लाइमैक्स यानी कि एंड हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी कहानी है वो इसी सीक्वेंस में जाएगी। दृश्यों को जोड़ना, एड सीक्वेंसेस। अब क्या करेंगे कि आपने एक साथ तो पूरा शूट नहीं कर लिया या पूरी पीपीटी तैयार नहीं की होगी या पूरी कहानी तैयार नहीं की होगी, उसको आपने पहले इंट्रो एक दिन पहले किया हो या बॉडी शाम को किया हो, फिर एंड बाद में किया हो, तो उन सबको आप क्या कर लेंगे, आप एड सीक्वेंस वाइज जोड़ लेंगे। अगर आपने प्रैक्टिकली ये काम किया है तो आप बहुत अच्छे से ये चीज समझ रहे होंगे, और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आपको पेपर में एज इट इज लिख के आना है। बस इन ये जो है पॉइंट्स इनको थोड़ा इलेबोरेट कर देना है, ठीक है। अगला है दृश्यों को लिखना, कि जो दृश्य हैं आप उनको लिखेंगे। संवाद लेखन, आपको डायलॉग्स लिखने होंगे, जितने भी आपके कैरेक्टर्स होंगे वहां पे। अनावश्यक चीजें हटाना, जो अननेसेसरी चीजें होती हैं उनको कट कर देंगे, जैसे कोई बाहरी शोर आ गया उसमें, या आपसे कोई मिस्टेक हो गई बोलते हुए, या आपने कोई लाइन गलत डाल दी, तो वो चीजें आप कट ऑफ कर देंगे। अपने कार्य को किसी को दिखाना, यानी अपने किसी फ्रेंड को, मतलब क्लास में जाने से पहले आपको एक बार फीडबैक ले लेना है अपने किसी फ्रेंड को दिखाकर या खुद ही दोबारा देखकर, ताकि आप उसमें जो गलतियां हैं उसे ठीक कर लें, क्लास में जाकर गलती ना हो। संशोधन करना, रिवाइज योर वर्क एज नेसेसरी। अगर जरूरत हो तो आप अपना पूरा जो आपने तैयार किया है पीपीटी या कुछ भी तैयार किया है उसे एक बार शुरू से एंड तक जरूर देख लें। तो ये सारे स्टेप्स थे 8। आलेख का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट जो हम कहते हैं इंग्लिश में स्क्रिप्ट, उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि आलेख एक कार्यक्रम की विस्तृत कार्य योजना है। यानी जैसे एक पाठ योजना तैयार करते हैं हम क्लास में जाने से पहले, वो हम पेपर पे करते थे, तो अभी हमने क्या कर लिया है, कंप्यूटर पे कर लिया है, जिसमें कार्यक्रम हेतु निर्देशों का समावेश होता है। जिसमें क्या होगा, कल को आप क्लासरूम में क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाएंगे, ये सारा समावेश होगा। आगे है एक अच्छे आलेख की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। अगर आलेख वाला क्वेश्चन आता है तो साथ में आप ये भी लिख दीजिए ताकि आपका आंसर पूरा कंक्लूड हो जाए। भाषा स्पष्ट व पर्याप्त होनी चाहिए। उपयुक्त समय का प्रयोग हो, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। दृश्य व श्रव्य उचित सम्मिश्रण हो, ये नहीं कि दृश्य आ रहे हैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, या सिर्फ बोले जा रहा है, दृश्य नए नहीं आ रहे। तो दोनों का समावेश होना चाहिए। ये लचीला होना चाहिए ताकि परिवर्तन किया जा सके, और पाठ्य वस्तु का सही रूप प्रस्तुत करना चाहिए इसे, ठीक है। आगे चलते हैं कि कक्षा शिक्षण में तकनीकी का चयन एवं समावेश। ये आपका लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, कि आप जो है एक क्लास में पढ़ाते हुए मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी तक तो आप समझ ही रहे होंगे, बार बार एक ही चीजें आ रही हैं इस यूनिट में। पहली चीज, दूरदर्शन द्वारा आप शैक्षिक कार्य कर सकते हैं, है ना। टीवी चैनल्स पे आप अपने लेक्चर्स दे सकते हैं बच्चों को। अध्यापक प्रशिक्षण, इसमें क्या होता है कि बच्चों अध्यापक को भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि ये एकदम से चेंजेस आया कोरोना टाइम पे तो ज्यादा ही आ गया कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई। ये सोचा भी नहीं था किसी ने इंडिया में अभी तक कि ऑनलाइन बच्चा घर पे पढ़ रहा होगा, तो इसके लिए टीचर को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दूरगामी शिक्षा में महत्वपूर्ण, ये दूरगामी शिक्षा में महत्वपूर्ण है, मतलब दूर बैठा बच्चा किसी गांव में या कहीं और है तो वो वहां से अपनी जो है टीचिंग लर्निंग कर सकता है। विभिन्न भाषाओं को अर्जित करने में सहायक होता है ये, क्योंकि इंटरनेट पे सर्च करके आप विभिन्न भाषाओं में जो है कोई भी चीज को आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई चीज इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं आज के टाइम पे। पत्राचार द्वारा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा, अब ये पत्राचार आपको पहले भी पता होगा कि ओपन से बच्चे करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ओपन से बच्चे जाते थे, किताबें ले आई, फिर घर पे ही पढ़ते रहे या नहीं भी पढ़े। बट अभी क्या है कि वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसने क्या कर दिया, इसको भी इजी बना दिया है ऑनलाइन पढ़ाई को, कि बच्चा जो है क्लासरूम में ना जाकर वर्चुअल क्लासरूम में जो है अपनी पढ़ाई कर सकता है। आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, क्योंकि अभी तक तो आप समझ रहे होंगे कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का क्या यूज है हमारी
एजुकेशन में, क्योंकि आज के टाइम पे तो हो ही यही रहा है ना। तो ये आपका यूनिट 3 था, इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल का काम था, स्क्रिप्ट वगैरह लिखने का। बाकी जो भी थ्योरी का था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूनिट 4, जिसका नाम है लोकलाइज्ड एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड टीचिंग, यानी स्थानीय और प्रासंगिक शिक्षण। मतलब हर स्थान पर या स्थानीय तौर पर आप किस प्रकार के शिक्षण को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चालू करते हैं इस वीडियो को। निम्नलिखित शिक्षा में विकास पर प्रभाव, मतलब निम्नलिखित नीचे कुछ आपको चीजें दी जाएंगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन, बहुत सारी चीजें आगे आएंगी जिन्हें हमें क्या करना है, शिक्षा में उसका यूज और प्रभाव क्या पड़ता है ये बताना है। बेसिकली उन चीजों को डिफाइन करना है। तो सबसे पहली चीज थी हमारे पास शैक्षिक रेडियो, एजुकेशनल रेडियो। ठीक है, ये क्या है, श्रव्य साधन है, सभी जानते हैं कि ये सुनने के काम आता है। रेडियो के बारे में बता दूं तो जो है ये पहले मनोरंजन के लिए, लेकिन अब जो है शैक्षिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो केवल रेडियो क्या था, गाने सुनने के काम आता था, एफएम के काम आता था, लेकिन आज के टाइम पे कई ऐसे चैनल्स और ऐसे कई कार्यक्रम आते हैं जो एजुकेशनल होते हैं। रेडियो हमारी शिक्षा के लिए आशाओं से परिपूर्ण है, ऐसा के.एन. श्रीवास्तव ने कहा। तो ये परिभाषा भी आ गई हमारे पास कि जो रेडियो है वो हमारी शिक्षा के लिए आशाओं से परिपूर्ण है, मतलब बहुत सारी हम इससे होप रख सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि 3 वर्ग होते हैं, 3 तरह के कार्यक्रम आते हैं रेडियो में। व्यावसायिक कार्यक्रम जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम एजुकेशनल, और शिक्षकों द्वारा अनुदेशन, मतलब टीचर्स के द्वारा जो अनुदेशित कार्यक्रम भी इस पर आते हैं। तो कार्यक्रम क्या हो जाता है कि कार्यक्रम का प्रसारण भी आता है इस पे, जैसे कि यूजीसी और इग्नू ए भी कई ऐसे लेक्चरार्स होते हैं या कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो रेडियो पर प्रसारित किए जाते हैं। तो अगर देखिए पेपर में ऐसे ही आता है, आपको 2-3 दे देगा, जैसे अभी रेडियो हो गया या और भी चीजें हैं नीचे, वो दे देगा 2 या 3 देगा और फिर कहेगा कि इसका जो है आप शिक्षा में कैसे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप उसके बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे उसका शिक्षा में कैसे उपयोग करेंगे। आप भाषण सुनाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि इसमें जो है शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित बच्चे देखेंगे और सुनेंगे, है ना। इसके लाभ और हानि सीमाएं ये भी आप लिखेंगे साथ ही साथ में, कंक्लूड करेंगे अपना आंसर। तो लाभ इसके ये हैं कि ये नाटकीय अनुभव प्रस्तुत करता है, ऐसा लगता है कि हम सच में देख रहे हैं, इमेजिनेशन चल रही होती है माइंड में। वहीं जो इसकी सीमा की बात करें तो ये एक तरफा संचार है, हम सिर्फ सुन सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, फीडबैक दे नहीं सकते। दूसरी चीज, ये समसामयिक घटनाओं का ज्ञान देता है लाभ में, मतलब साथ साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसका ज्ञान। और ये तत्कालिक संबंधित होता है, मतलब ये ऑन द टाइम जो चीजें चल रही हैं उसकी जानकारी देता है। निरस्ता से बचाता है, मतलब इसमें रुचि बढ़ती है और सामान्य ज्ञान का विस्तार होता है। ठीक है, अब इसकी सीमाओं की बात करें तो ये एक तरफा संचार है। ये समरूपता, यानी सभी के लिए। अब मान लीजिए किसी को सुनाई कम देता है या सुनकर समझ में नहीं आता, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये सुनने वाला ही साधन है, तो ये समरूपता है, सबके लिए जैसा है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी सीमा बन जाती है। कोई दोहराई नहीं होती, जैसे कार्यक्रम जो रेडियो पे आते हैं इसका कोई ये नहीं है कि कितने बजे दोबारा प्रसारित होगा। समय की असुविधा, कि मान लीजिए कोई टाइम फिक्स है किसी भी कार्यक्रम को प्रसारित करने का, तो वो उसी टाइम आएगा। ठीक है, तो जो लोग उस समय फ्री नहीं होंगे वो देख नहीं पाएंगे, विद्यार्थी रह जाएंगे। पूर्वेक्षण की असुविधा, यानी आप उसको जो है एक बार कर दिया आपने प्रसारित, तो दोबारा आप उसको पूर्वेक्षण नहीं कर सकते। इसका उपयोग जब आप टीचिंग के लिए करेंगे तो क्या क्या आप काम करेंगे एज अ टीचर, तैयारी पहले ही कर लेंगे। सबसे पहले तैयारी करना होगा, सारी चीजें अरेंजमेंट करना, फिर प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, और फिर अनुगमन, लास्ट में आप क्या लेंगे, फीडबैक। आगे चलते हैं, अगला है हमारा शैक्षिक टेलीविजन, यानी एजुकेशनल टेलीविजन या टीवी। ये कैसा साधन है, सबसे पहले बताइए कि ये श्रव्य और दृश्य साधन है। हाँ भाई, और ये अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी तीनों देता है। भविष्य का ये विद्युत श्यामपट है, इसे ये भी कहा जाता है कि ये भविष्य यानी फ्यूचर इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ये रिप्लेस कर देगा बोर्ड को। सजीवता व नवीनता, इसके अंदर कहीं ना कहीं लाइव चीजें दिखाई जाती है, लाइव लगती है और ये न्यू भी है। रुचिकर होती है और आकर्षित भी होती है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि ये जो प्रयोग है मैं यहाँ पे पूरा डिफाइन कर रही हूँ। आप क्या करेंगे, इसको रेडियो में, टेलीविजन में, बोर्ड में
किसी भी चीज में इन तैयारियों को ना ऐसे ही लिख देंगे या थोड़ा बहुत बदलाव कर देंगे, क्योंकि रेडियो में तो सिर्फ सुनने का है, तो आप उस अकॉर्डिंग उसको कर देंगे। मैंने यहाँ पे जरा इसको पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि सबसे पहला है तैयारी स्तर। तो आप किसी भी, आप कोई भी लेंगे, चाहे टेलीविजन लेंगे चाहे रेडियो लेंगे, आप पहला स्तर रखेंगे तैयारी स्तर, जैसे इंग्लिश में प्रिपरेशन स्टेज बोलेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे आप, विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों के प्रसारणों से संबंधित है, आप क्या करेंगे, प्रकाशन व साहित्य सारी जानकारी दे लेंगे कि विभिन्न केंद्रों में कौन कौन से कार्यक्रम कब प्रसारित होने वाले, तो ये तैयारी के अंदर आएगा। विद्यार्थियों को जानकारी देंगे कि हाँ भाई इतने बजे आपका ये प्रोग्राम आएगा। भौतिक वातावरण की जांच करेंगे। मान लीजिए आप स्कूल में दिखा रहे हैं टेलीविजन पे, तो आप वहां का जो आसपास का माहौल देख लेंगे। छात्रों के अनुकूल, आप ये भी देखेंगे कि वो प्रोग्राम छात्रों के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा जो स्टेज है वो है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन का। तो इसके अंदर प्रसारण के समय कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखना। मान लीजिए जैसे ही क्लास में बच्चे हैं और टेलीविजन ऑन किया, बच्चों ने हुटिंग करना चालू कर दिया, बच्चों ने शोर मचाना चालू कर दिया, ये क्या स्कूल में टीवी चल रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। वहां पे डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई भी बीच में व्यवधान ना हो, बच्चा चिल्लाए नहीं, किसी को कहीं जाना है, बार बार बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नोट करना, जो क्योंकि ये एक तरह से टीचिंग ही हो रही है ना, तो बच्चे नोट्स भी वहां पे बनाएंगे। तीसरा है अनुगमन, यानी डिस्कशन, विचार विमर्श, या इसको आप मूल्यांकन कह लीजिए, फीडबैक कह लीजिए। तो जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इसके पश्चात विचार विमर्श करना कि बच्चों आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा। फिर आपको मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आप जो सिखाना चाह रहे थे बच्चे ने वो सीखा या नहीं। अस्पष्ट बातों को स्पष्ट करना। मान लीजिए कि टेलीविजन में प्रोग्राम के दौरान कोई ऐसी बात चली जो बच्चों को समझ में नहीं आई थी, तो वो आप एक्सप्लेन कर देंगे। मूल्यांकन करेंगे और त्रुटि व कमजोरी का निरीक्षण करेंगे कि कहाँ पे कमी रह गई थी आपके प्रोग्राम को प्रसारित करने में। अगली चीज है सीसीटीवी। आपने पहले भी सुना होगा, क्लोज सर्किट टेलीविजन भी बोलते हैं इसको, बंद परिपथ दूरदर्शन। ये भी टेलीविजन की ही तरह होता है, लेकिन ये कैसा होता है, पूरा कंट्रोल्ड। तो सबसे पहली चीज, स्थानीय तौर पर प्रसारित किया जाता है। अगर आप सीसीटीवी से बच्चे को पढ़ाएंगे या फिर आप कोई प्रोग्राम दिखाएंगे, तो ये क्या होता है, स्थानीय तौर पर होता है। हर स्कूल अपने लिए कर सकता है। जैसे टेलीविजन पर तो कोई प्रोग्राम आएगा तो वो पूरा इंडिया देख रहा होता है उस चैनल पे, है ना। लेकिन ये क्या होता है कि आप अपने कंट्रोल में इसको रखते हैं, चाहे वो स्कूल रखे या फिर टीम रखे, कोई भी एक संस्था रखे, ठीक है। विद्यालय अथवा विशेष क्षेत्र के पास संचालन होता है इसका, है ना। अगर विद्यालय में आप कोई स्पेशली प्रोग्राम दिखाना चाह रहे हैं, तो वो उसका कंट्रोल आपके हाथ में होगा। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार, ये स्थानीय आवश्यकता के अनुसार होता है, ये सब कुछ स्थानीय ही अनुसार होगा। जैसे केबल के माध्यम से प्रसारित होता है, जैसे लोकल केबल्स नहीं लगवा लेते हैं लोग, हाँ हमें ये चैनल चाहिए, तो उसमें कुछ लोकल चैनल्स भी आ जाते हैं, तो वैसा ही कुछ है ये। रिकॉर्डिंग द्वारा उपरांत प्रसारण किया जाता है। पहले रिकॉर्डिंग, उसके बाद प्रसारण होता है। अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग प्रसारण भी कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है ना कि 9th के लिए आप जो तैयार करे वो 8th भी देखेगा, नहीं ना, तो इसलिए ये यहाँ पे फायदेमंद हो जाता है। सीमित शिक्षण साधनों द्वारा समुचित शिक्षण कर पाते हैं। इसके लिए उपकरण क्या क्या चाहिए होगा हमें, वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, ऑडियो वीडियो मिक्सर, कपलर और रोशनदार कमरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको चाहिए। और अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो जैसे मैंने ऊपर अभी बताए थे ना 3 स्टेज, क्या था, प्रिपरेशन वाला स्टेज, फिर आप प्रेजेंटेशन, उसी तरीके से इसमें भी कर देंगे। अगली चीज है IPTV। इसे रहता है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, वो भी तो एक तरह से टेलीविजन है, लेकिन इंटरनेट के बिना वो डिब्बा है एक तरह से। तो इंटरनेट कनेक्शन द्वारा वीडियो या टीवी प्रसारण करना। टेलीविजन जो है मोबाइल स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है अगर इंटरनेट हो तो, और ये पूरा नियंत्रित होता है, आप जो चाहे देख सकते हैं। लाइक यूट्यूब हो गया आपका, है ना, पूरा आपके कंट्रोल में है। कभी भी कोई भी कहीं भी विषय वस्तु आप देख सकते हैं। आपके जेब में पड़ा है आपका फोन जिसमें इंटरनेट है, आप उसे निकालेंगे कहीं भी कभी भी और कोई भी विषय डालकर आप देख लेंगे। ये 100% डिजिटल होता है। आवश्यकता अनुसार ये कहीं भी ले जाने में ये सुविधा देता है, सुविधा होती है, जेब में डाल लो कहीं भी चलो। चलिए अगला है डिस्प्ले बोर्ड। अब डिस्प्ले बोर्ड क्या होता है, ये डिस्प्ले बोर्ड मीन्स ये है तो बोर्ड ही, लेकिन डिस्प्ले का मतलब इसके ऊपर जो है सबसे पहले जानकारी को डिस्प्ले किया जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे विद्यालय की सर्वकालिक पत्रिका जो होती है, उसमें भी जो पत्रिकाएं होती हैं उसमें भी तो एक तरह से सारी इंफॉर्मेशन होती है, स्कूल की गतिविधियों की सारी चीजों की।
इसमें विद्यार्थी को प्रत्यक्ष जानकारी देना और उन्हें प्रेरित करना शामिल होता है। विद्यार्थी के रचनात्मक प्रयासों का परिणाम होता है। ये बच्चे कितने रचनात्मक है ये चीजें दिखती हैं। पथ प्रदर्शन अध्यापक करेंगे। अध्यापक सिर्फ गाइडेंस देते हैं, बड़ा आकार सामग्री दूर से दिखाई दे सके। जैसे कि नोटिस बोर्ड हो जाते होते हैं ना स्कूल में, ऑफिस के बाहर या फिर एंट्री गेट पर, तो इनका आकार बड़ा होना चाहिए ताकि दूर से कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई कंपटीशन है, कोई प्रोग्राम है तो बच्चे को जानकारी मिल जाए। नेक्स्ट थिंग है जो हमारा बोर्ड के अंदर ही आता है, ब्लैक बोर्ड। अब ये कौन नहीं जानता ब्लैक बोर्ड, ये दीवार और चौक बोर्ड भी बोलते हैं इसको। ये लकड़ी का बोर्ड भी हो सकता है, ये ग्राफिकल बोर्ड भी हो सकता है, ये चुंबकीय या फिर लपेटन बोर्ड जो लपेट के रख देते हैं आजकल मिलता है वो भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज है हमारी फ्लैनल बोर्ड। अभी फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, ये लकड़ी या मोटे गत्ते से बना होता है और इस पर खादी का कपड़ा लगा होता है, इसलिए इसे खादी बोर्ड भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम चित्र, मानचित्र, फोटोग्राफ हल्के दबाव से चिपक जाते हैं। मान लीजिए आप चित्र लाए हैं या कोई मैप लाए हैं तो आपको बच्चे को पढ़ाना है तो इस बोर्ड पे आप ऐसे करके चिपका देंगे और बच्चे को सामने से दिख जाएगा। ये बोर्ड जो है खादी का बना होता है, इस पे आप हल्का सा अपना चित्र दबाओगे तो वो वहां पे चिपक जाएगा। यह आकर्षित और जिज्ञासापूर्ण होता है। प्रदर्शित सामग्री का पूर्व संकलन कर, आपको जो भी प्रदर्शन करना है आप वो चीजें अपने पास टेबल पे पहले ही रख लेंगे। अगला है पैच बोर्ड। ये छिद्रों वाला बोर्ड होता है, आपने देखा होगा ये स्कूल में एक बोर्ड, नोटिस बोर्ड था मैंने देखा था, वो उसके ऊपर ना जाली लगी होती है एकदम छोटी छोटी छेदों वाली। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आप अपने जो ग्राफ्स हैं, चित्र, उसको फंसा देते हैं। तो ये सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि नंबर तथा अक्षरों को बोर्ड में डालना होता है। मान लीजिए इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद है ना, उसमें आप अक्षर डालेंगे या फिर नंबर्स को डालकर ऐसे लिखेंगे अपने जो भी जानकारी है उसको। इसकी देखभाल बहुत कठिन होती है बिल्कुल। शिक्षण में इसका प्रयोग आंकड़ों, वाद विवाद के विषय, सेमिनार, विशेष दिवस आदि की जानकारी के लिए होता है कि 26 जनवरी को ये प्रोग्राम होने वाला है, 5 को ये होगा, तो ऐसी जानकारियां देने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है व्हाइट बोर्ड। सभी जानते हैं आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, इसे मार्कर बोर्ड भी कहते हैं। इस जो सतह होती है वो सफेद होती है और ये डस्टर से आसानी से आप इसमें मिटा भी सकते हैं। एक आता है आपका इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। एक और व्हाइट बोर्ड आ गया लेकिन ये इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड है। इस पे क्या होता है, कंप्यूटर इमेज को प्रदर्शित किया जाता है ना, बोर्ड के ऊपर जो फोकस करके पढ़ाते हैं ना हम, तो ये इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड होता है। ये डिजिटल प्रोजेक्टर द्वारा काम किया जाता है। ये नवीन तकनीक है। उंगलियों की माउस की तरह प्रयोग करना, आपने देखा और कई यूट्यूबर्स जो पढ़ाते हैं तो वो ऐसे उंगलियों से ही स्लाइड कर रहे होते हैं अपने बोर्ड को, है ना, तो ये वही चीज है। अगली जो चीज है वो है प्रक्षेपी सहायक माध्यम, प्रोजेक्टेड एड्स। मतलब कि जो प्रोजेक्शन किया जाता है पढ़ाते समय वो उसमें कौन कौन सी चीजें यूज होंगी, प्रोजेक्टेड एड्स। तो इसमें क्या होता है, पर्दे पर प्रक्षेपित सामग्रियां होती हैं, मतलब पीछे पर्दा लगा होता है और उस पर ही हम अपनी सामग्री को प्रदर्शित करते हैं। ये प्रभावी और आसान शिक्षण है जिसको स्मार्ट क्लासेस भी कहते हैं। ठीक है, शाब्दिक व चित्रित, इसमें शब्द भी हम दिखा सकते हैं और चित्र भी, चाहे वो ग्राफ हो, मानचित्र हो, चार्ट हो। मेज पर ही उपकरण रखें, आपको उपयोग करना है तो आप क्लास में जाएं तो सारे उपकरण को आप मेज पर ही रखेंगे अपने और फिर फटाफट से इस्तेमाल करेंगे। आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। और आप प्रयोग कैसे करेंगे, वही सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या था, मतलब प्रेजेंटेशन तो बीच में था, ऊपर था तैयारी करना, प्रिपरेशन, है ना, फिर लास्ट में क्या था, आगमन, वो जो आप उसके अंदर मूल्यांकन वगैरह करेंगे। अगली चीज है एक OHP। OHP क्या होता है, OHP का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। हाँ जी, ये कंधे के ऊपर से प्रक्षेपित होता है। आप कई बार देखते हैं कि टीचर खड़ा है और उनके कंधों के ऊपर बोर्ड है, उस पर प्रोजेक्शन जा रहा होता है, इसलिए इसे ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहते हैं। इस पे क्या होता है कि पर्दे पर बड़े बिंब प्रदर्शित होते हैं, आपके सर के ऊपर जो है बिंब प्रदर्शित हो रहे होते हैं। एक पारदर्शी शीट द्वारा प्रोजेक्ट करना, इस पे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसको उस मशीन पे आप रखते हैं और जो भी चीज वो होती है वो पूरी प्रदर्शित हो रही होती है। कैसे, देखिए मतलब ये प्रैक्टिकली है तो थोड़ा बताना मुश्किल है। आप अगर इसको OHP को इंटरनेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो समझ जाएंगे। क्या होता है कि ये उपकरण होता है जिसपे आप ट्रांसपेरेंट शीट रखेंगे। अब उसका प्रोजेक्शन आ रहा है आपके ओवरहेड, आपके हाथ में पेंसिल है या कोई भी चीज है, आप उससे उस पर लिखेंगे तो जो चीज आप वहां लिख रहे होंगे वो प्रोजेक्ट हो रही होती है आपके ओवरहेड।
तो कितनी अच्छी चीज है। इससे क्या होता है, आप सामने बच्चे को भी देख पा रहे हैं और कुछ भी लिख पा रहे हैं, रफ कर पा रहे हैं, कितना ईजी हो जाता है वो चीज। तो ये बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी होता है। प्रोजेक्शन मंच पर दृश्य सामग्री व जो स्लाइड होती है वो रखना होता है। पारदर्शी शीट रखिए, पर्दे का फोकस करिए और संकेत करना भी आसान होता है, क्योंकि ना आप जो छोटी सी शीट पे आप लिख रहे हैं, आप वहां पे जो पॉइंट आउट करेंगे ना, बड़ी वाली जो आपका प्रोजेक्शन आ रहा है उस पर भी वही चीज पॉइंट आउट हो रही होती है। अगली चीज है डॉक्यूमेंट या फिर विजुअलाइजर कैमरा। ये दस्तावेजी कैमरा भी कहते हैं इसे ज्यादातर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कक्षा कक्ष, सेमिनार, मीटिंग आदि में दस्तावेज पत्रों को प्रदर्शित करना। इसे जूम करना आसान होता है, इसे आप जूम करके दिखा सकते हैं। कैमरे के ठीक नीचे रखकर पीछे पर्दे पर फोकस करना। जो भी चीज आपको प्रदर्शित करनी है, कोई फ्लैश कार्ड है, आप उसे कैमरे के नीचे रखिए और वो आपका प्रोजेक्टेड हो जाएगा। किसी भी आइटम को आप विभिन्न कोणों से दर्शा सकते हैं, किसी भी दिशा में, किसी भी कोण में आप दर्शा पाएंगे। भौतिक वस्तुओं को प्रदर्शित करने में भी ये इजी होता है। अगली चीज है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, जिसके अंदर 3 चीजें हैं, एलसीडी, डीएलपी और एलईडी। तो एलसीडी क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर सामग्री प्रदर्शित करना, है ना। जो स्क्रीन होती है हमारी वही होती है, ये तो सबको पता है। अब आगे चलते हैं। डीएलपी है ये। डीएलपी का मतलब होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, ठीक है। देखिए इनके नाम सारे इंग्लिश में ही है, तो आप इसको इंग्लिश में लिखें तो बेटर। आप हिंदी मीडियम में तो भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप हिंदी में ऐसे करके लिख सकते हैं ना, डिजिटल करके, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये डीएलपी क्या होता है कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, मतलब छोटे शीशे द्वारा प्रकाश का प्रतिबिंब स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगर आप इंटरनेट पर डीएलपी डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इमेजेस दिखाई देंगे कि कैसे एक प्रोसेसिंग उपकरण होता है, उसमें क्या छोटा सा शीशा लगा होता है और वो फोकस कर रहा होता है, आपके स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। ये घुमावदार पहिए की तरह विभिन्न रंगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें हर कलर ये जो है अपनी सामग्री को दिखा सकते हैं। एलईडी, ये भी प्रकाश द्वारा ही इमेज बनाता है और ये छोटे लेंस द्वारा इमेज को बनाता है, बिल्कुल जैसे डीएलपी करता है वैसे ही। नेक्स्ट चलते हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, क्या चाहिए आपको इसके लिए, रिकॉर्डर और प्लेयर होना चाहिए, डिजिटल कैमरा होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों का प्रयोग करेंगे और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी। डिपेंड करता है इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आप 1000 बार पढ़ चुके हैं इसे, ऑडियो वीडियो हर यूनिट में आ रहा है ये। तो देखिए इस पे वैसे कोई क्वेश्चन मैंने देखा था नहीं। तो अगला है हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, टेलीफोन से बना है टेली, तो संवाद प्रणाली। दूर होते हुए भी हम आपस में संवाद कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 2 या इससे अलग स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामूहिक संप्रेषण। कॉन्फ्रेंस कर देते ना, हम ये नहीं बोलते कि कॉन्फ्रेंस पे कॉल डालो तो 3 जने बात करने लग जाते हैं, तो इसी तरीके से 4 जने बात कर लेंगे, 5 जने कर लेंगे, तो ये तरह से क्या हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस तैयार हो जाएगी और आप फोन पर ही अपनी संवाद बात कर लेंगे, सबकी विचारों को सुन लेंगे, अपने विचार बता देंगे। इसके अंदर अगली है एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो टेलीविजन से, टेलीफोन से होगा, सॉरी। और वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग होगा वो टेलीविजन से होगा, और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग वो इंटरनेट से होगा। अगली चीज है वेब कॉन्फ्रेंसिंग। वेब कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है कि आप, वेब की बात हो रही है ना अब यहाँ पे, तो कंप्यूटर पे बैठे हुए आप सामूहिक रूप से वार्तालाप कर सकते हैं, स्क्रीन भी साझा कर सकते हैं, जैसा कि आजकल वर्चुअल क्लासेस में होता है। इसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो आप इस वेब कॉन्फ्रेंसिंग के ये पॉइंट्स इसमें लिख देंगे। इसके फिर लाभ हानि भी लिख सकते हैं अगर आता है पेपर में तो। सहायक एवं समर्थनात् प्रौद्योगिकी जो है हमारी समावेशी शिक्षा के लिए, कि ये सहायक और समर्थनात् 2 तरह की प्रौद्योगिकी है। इसका समावेशी शिक्षा में क्या उपयोग है, समावेशी शिक्षा मतलब यहाँ पे हर तरह का बच्चा आएगा, हर बच्चा समाएगा, चाहे वो दृष्टि बाधित हो, चाहे वो उसे सुनने में दिक्कत हो, चाहे वो मंदबुद्धि का हो, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो। तो सबसे पहला हम बात करते हैं सहायक उपकरण की। इसकी बात करेंगे, पहले सहायक उपकरण देख लेते हैं कि ये वे साधन होते हैं जो असमर्थी की पाठ्य सामग्री के संग्रहण में सहायता करते हैं। यानी समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तो जो असमर्थ वाले बच्चे होते हैं, चाहे वो मेंटली हैं, फिजिकली हैं, या आंखों से वीक हैं, या कुछ भी हैं, तो ये उन साधनों का
सहायक उपकरण वो होते हैं, ये सहायक प्रौद्योगिकी वो होती है जो ऐसे साधनों को संग्रहण करती है जो कि पाठ्य सामग्री में उनकी सहायता करें, पढ़ने में उनको वो करें, इजी बनाए उनके लिए पढ़ना। जैसे कि कोई दृष्टि बाधित है मान लीजिए बच्चा, तो उसके लिए ब्रेल की किताबें उपलब्ध करवाना और चश्मे उपलब्ध करवाना। कोई श्रवण बाधित है तो उसके लिए श्रवण वर्धक उपकरण, कान में डालने वाली जो मशीन्स होती है वो स्कूल प्रोवाइड करता है। कोई अस्थि बाधित है, मान लीजिए कि उसके चलने फिरने में कोई दिक्कत है, कहीं की कोई हड्डी ट्रैक है, कुछ है, तो उसके लिए कुर्सी व मेज उसी तरीके के होने चाहिए, आरामदायक। सीधा संबंध इसका शिक्षण अधिगम से होता है कि बच्चे को कैसे शिक्षा दी जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, वो यहाँ पर आपका सहायक उपकरण आ जाता है या फिर सहायक प्रौद्योगिकी आती है। अगली चीज है हमारी समर्थनार्थ उपकरण या सुविधाएं। अब समर्थनार्थ क्या होती है, ये ऐसे साधन होते हैं जो असमर्थ जो बच्चे हैं उससे गत्यात्मक क्रियाओं को सुगम बनाते हैं। गत्यात्मक मतलब पढ़ाई से अलग बाकी की जो चीजें हैं, जैसे विद्यालय में आना जाना, घूमना, खेलना फिरना, इन चीजों के लिए बच्चों को वो सहायता देती है। जैसे अस्थि बालक जो है, अस्थि बाधक है, मान लीजिए डिसेबल है फिजिकली, तो उसके लिए शौचालय व पानी की जो टंकी होती है वहां पर एक छड़ी का प्रबंध करना कि बच्चा अगर टॉयलेट जाता है या तो वहां पे वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। ब्लैक बोर्ड के पास अवलंब रखना, डेस्क के आकार प्रकार सही होने चाहिए। फर्श पर फिसलन के लिए रबड़ की चटाई। कोई अब मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बच्चा है और जो फर्श इतना चिकना है तो वो गिर भी सकता है ना, तो रबड़ की चटाई बिछा दी या उसको वहीं से चलवाया हमने, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। असेंबली के बरामदे में किनारे उकेरना, जो असेंबली होती है मॉर्निंग, वहां पे जो उसका जो बरामदा उसके किनारों को उकेर कर, ताकि वो ऐसे छू कर या फिर चल कर आ सके और वहां पर असेंबली में भी वो अपनी प्रेजेंटेशन या प्रेजेंट हो सके। तो ये दो चीजें थी, ये पेपर में आता है, समर्थनार्थ और ये जो आपका है सहायक प्रौद्योगिकी। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे पेपर में थोड़ा अलग इलेबोरेट कर देंगे, जैसे दृष्टिबाधित को अलग पॉइंट दे दिया, श्रवण को अलग, तो इन नोट्स की मदद से आप अपना आंसर तैयार करेंगे। तो ये आपका यूनिट 4 था एजुकेशन। इस वीडियो में हम करेंगे एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूनिट 5, जो कि आखिरी यूनिट है और इसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में हम कहेंगे प्रौद्योगिकी एवं कक्षाकश अनुदेशन। अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्ट करना, क्लास को अनुदेश देना, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सूक्ष्म शिक्षण का, जिसमें कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, यानी माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसके कौशल कौन कौन से होते हैं, जो 7 कौशल होते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे नहीं करा रही हूँ, क्यों, क्योंकि इसकी इंडिविजुअल वीडियो बनी हुई है माइक्रो टीचिंग की, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो हर सब्जेक्ट में हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिट में आया है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथ्स हो, ठीक है। तो आप इसे उस वीडियो से कर लेंगे, लिंक मैं नीचे दे दूंगी, वहां पे सूक्ष्म शिक्षण के ऊपर ही वो पूरी वीडियो बनी हुई है, तो बस आपको वहां से ये टैली कर लेना है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है इसका नाम है अभिक्रमित अधिगम, यानी कि प्रोग्राम लर्निंग। कैसे हम किसी लर्निंग को प्रोग्राम के थ्रू लर्न करेंगे या फिर बच्चे को सिखाएंगे। प्रोग्राम मतलब कोई भी चीज, कोई भी साधन, और उसको ऐसे प्रोग्राम करके, जैसे बताकर, सिखाकर बच्चों से कराना। अभी देखिए नीचे पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा कि एक विशेष प्रकार का निर्देशन, ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन ही होता है, मतलब हम बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें विद्यार्थी नई सामग्री सीखता है और बच्चा क्या करता है, नई टेक्नोलॉजी या नई चीजें सीखता है और अधिगम को भी जांचता है खुद। हम सिर्फ क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रोग्राम लर्निंग। इसमें क्या होता है, स्वचालित अधिगम भी कहते हैं इसे, क्यों, क्योंकि बच्चा खुद सीख रहा है। और अनुदेशात्मक प्रविधि के रूप में ये कार्य करता है, यानी हम अनुदेश देते हैं और बच्चे उनको फॉलो करते हैं। इसकी परिभाषा जो है हमारे एक हेराल्ड डब्ल्यू बर्नडे हैं, उन्होंने कहा कि अभिक्रमित अधिगम अनुदेशात्मक सामग्री की उत्तरोत्तर क्रमबद्ध व्यवस्था का नाम है। कि ये जो अभिक्रमित अधिगम है, प्रोग्राम लर्निंग है, ये अनुदेशात्मक, यानी कि हम जब इंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों को तो इंस्ट्रक्शन द्वारा बच्चे उत्तर खोजते हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करते हैं या सीखते हैं किसी भी चीज को क्रम से। ऐसा नहीं कि कठिन चीजें पहले और सरल चीजें बाद में, ठीक है। आगे हैं अभिक्रमित अधिगम के मूलभूत सिद्धांत। इसके कुछ सिद्धांत हैं जिस पर ये काम करता है। जैसे पहला है लघुपद सिद्धांत। लघुपद सिद्धांत का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी सामग्री या विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। यानी कि
कोई भी टॉपिक है या फिर यूनिट है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे सब टॉपिक्स में बांट कर पढ़ते हैं। तो ये इसका सिद्धांत है। तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, यानी कि तुरंत फीडबैक मिलता है इसमें। जैसे ही बच्चा पढ़ेगा वो समझ लेगा, या उसको कुछ समझ में नहीं आया तो वो फीडबैक देगा और पूछेगा। उसके बाद सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, ये हमेशा सक्रिय, इसमें बच्चे जब प्रोग्राम लर्निंग कर रहे होते हैं तो वो एकदम एक्टिव रहते हैं। स्वगति सिद्धांत, इसमें गति से कार्य चलता है। मूल्यांकन का सिद्धांत, अंत में क्या होता है कि मूल्यांकन भी किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा। अब है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिस पे क्वेश्चन आता है, अभिक्रमित अधिगम के प्रकार व शैलियां। इसमें से आपको कोई सा भी उठा के पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे 4-5 होंगे। पहला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तो वो एक ये और कोई भी पूछ सकता है, क्वेश्चन के डिपेंड करता है, वो 2 या 1 भी पूछ लेगा कि इसे जो है इसकी व्याख्या कीजिए, ये क्या है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है? ये जो है हमारे BF स्टीनर द्वारा प्रतिपादित है। इसे इंग्लिश में लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक क्रम में पदों की प्रस्तुति, मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे पद दिए होते हैं, यानी ऐसे विषय वस्तु जो है वो तैयार की जाती है, सामग्री तैयार की जाती है, जिससे बच्चा पढ़ता है और सीखता है। दूसरी बात, ये छोटे छोटे पदों का फ्रेम होता है, मतलब इसमें छोटी छोटी विषय वस्तुएं दी होती है, छोटे छोटे टॉपिक्स दिए होते हैं। अधिगम मार्ग सीधा व स्पष्ट होता है, तुरंत प्रतिपुष्टि मिलती है, और सूचनाओं और तथ्यों का, इसके अंदर क्या आता है, सूचनाएं और तथ्यों का अध्ययन। जब बच्चा किसी सूचना को या तथ्य का अध्ययन कर रहा होता है तो वो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के हिसाब से कार्य करता है। ठीक है, अगला है हमारा ये शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, यानी ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। इसे हमारे नॉर्मन ए क्राउडर थे, उन्होंने दिया ये वाला सिद्धांत। और इसके अंदर क्या है कि विद्यार्थी के आवश्यकता अनुरूप ढलना। इस सिद्धांत के अनुसार कि बच्चे की जो आवश्यकता है वो इस हिसाब से पढ़ेगा। मान लीजिए अभी बच्चे को अमेरिका के बारे में जानकारी चाहिए, भले ही वो हिस्ट्री नहीं पढ़ता, तो वो पढ़ लेगा। ठीक है, तो इसकी ये ब्रांच की तरह होता है, इसकी ब्रांचेस कहीं भी जा सकती हैं। इसमें अधिक स्वतंत्रता होती है और वैयक्तिक भिन्नता होती है। हर बच्चा अपने हिसाब से और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सीखेगा या पढ़ेगा। अपेक्षाकृत बड़े अंश या इकाई में प्रस्तुत होता है ये चीज। गलती को बाधक न मानकर इसमें दूर किया जाता है। अगर बच्चा गलतियां करता है तो यहाँ पे हम उसको गलत नहीं मानते, कोई बाधा नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा नई नई चीजें सीख रहा है, अपने क्रम से हटकर सीख रहा है। अधिक वर्णन और व्याख्या में ये सहायक होती है। तीसरा है अवरोह अभिक्रम, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग, जिसे थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया और कहा कि व्यवहार की निपुणता पर बल। ये जो अवरोह अभिक्रम है ये किस पर बल देता है, व्यवहार यानी बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस लाने पर। कठिन कौशलों के शिक्षण वांछित व्यवहार निर्माण में उपयोगी। इसमें कठिन कौशलों का शिक्षण जो है इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों को उनके जो व्यवहार में जो वांछित चीजें रह गई हैं उनका निर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अभ्यास द्वारा निपुणता लाई जाती है, क्योंकि बहुत कठिन होता है तो बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है। सामग्री का विस्तृत विश्लेषण, किसी भी सामग्री का इसमें बहुत ही ज्यादा विश्लेषण किया जाता है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत होता है। ठीक है, आगे हमारा चौथा विद्यार्थी नियंत्रित अनुदेशन, यानी कि लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि पूरा कंट्रोल लर्नर के हाथ में होता है। विद्यार्थी अपने अधिगम पथ चुनते हैं, विद्यार्थी खुद चुनते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है। जैसे हम स्ट्रीम चुनते हैं 11th में आने के बाद, है ना, बच्चे जब 10th के बाद आते हैं तो वो सब्जेक्ट अपने आप चुनते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। विद्यार्थी को उसकी रुचि व आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप ही सीखना चाहिए, ये इस पर बल देता है। शिक्षक क्या होते हैं, सिर्फ परामर्शदाता होते हैं, वो सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं। पूरा नियंत्रण विद्यार्थी के हाथ में होता है और विद्यार्थी पर कुछ भी थोपा नहीं जाता। यहाँ पर बच्चा जो होता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। अगला टॉपिक है हमारा सिम्युलेटेड टीचिंग, यानी हिंदी में से रहते हैं नकली शिक्षण। अब जैसे माइक्रो टीचिंग होती है वो सूक्ष्म शिक्षण होता है, आप वो वीडियो देखना वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से ये नकली शिक्षण क्या होता है, ये होता है वास्तविक शिक्षण का प्रदर्शन। यानी जब टीचर ट्रेनिंग हो रही होती है तो वो डायरेक्ट किसी स्कूल में जाके पढ़ाने नहीं लगते, उससे पहले वो खुद नकली टीचिंग करके खुद जो है निपुण बनाते हैं पढ़ाने में। जैसे रोल प्ले की तरह ये कृत्रिम रूप से पढ़ाना होता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक यानी छात्र अध्यापक जो है शिक्षण कौशल व व्यवहार में कुशलता लाता है। मान लीजिए किसी भी ट्रेनर में या फिर छात्र अध्यापक में कोई कमी है तो वो क्या करेगा, पुपिल टीचर अपने अंदर उस कमी को दूर करेगा इस थ्रू, जो कि माइक्रो टीचिंग में भी होता है। एक छात्र अध्यापक शिक्षक की व अन्य छात्र भूमिका में होते हैं। ठीक है,
जो आपका एक पुपिल टीचर होगा वो टीचर होगा, और बाकी जो उसके पुपिल टीचर होंगे वही क्या बन जाएंगे, उसके स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट तो होते ही नहीं है, अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है वो आपके छात्र बन जाएंगे और आप उनको पढ़ाएंगे नकली तरीके से। शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोगी, ये टीचर ट्रेनिंग में बहुत ही सहायक होता है, तो सिमुलेटेड टीचिंग इसको कहते हैं। अगला है कंप्यूटर सहायक अधिगम यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग, यानी कंप्यूटर के द्वारा हमें पढ़ाना या बच्चों को पढ़ाना। तो कंप्यूटर द्वारा अधिगम होता है, ये नया है, नवाचार है बहुत ज्यादा, यह अत्यंत आधुनिक व प्रगतिशील है। एक शिक्षक व छात्र की तरह कंप्यूटर और छात्र होता है। जैसे टीचर को रिप्लेस कर दिया जाए तो वहां पे कंप्यूटर रख दीजिए तो भी काम चल जाएगा। कंप्यूटर सहायक अधिगम वह है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर के बीच एक ऐसी अंतःक्रिया चलती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी अपनी क्षमताओं तथा अधिगम गति का अनुसरण करते हुए अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति करता है, यानी कंप्यूटर की सहायता से वो अपना अधिगम अर्जित करता है। इसके अजम्पशन क्या क्या है, मान्यताएं क्या क्या है, कि ये एक साथ अनेक विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है, अनुदेश कर सकता है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का रिकॉर्ड रख सकता है, विधियों व तकनीकियों के प्रयोग में विविधता लाता है और समय की भी बचत करता है। आगे हम पढ़ेंगे विभिन्न तकनीकियां, कि ये जो हमारा कंप्यूटर एडेड लर्निंग है इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं। तो सबसे पहला हार्डवेयर आता है इसका, सॉफ्टवेयर आता है और कोर्सवेयर। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। रही बात कोर्सवेयर की, तो इसमें प्रोग्रामर्स आते हैं, वे लोग जो प्रोग्राम्स बनाते हैं या एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो उन्हें हम कोर्सवेयर कहते हैं। आगे चलते हैं टाइप्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं ये हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे पहला है सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अधिगम, यानी कि इंफॉर्मेशनल, इससे जितनी भी सूचनाएं हैं हमें मिल जाती हैं। दूसरी बात ड्रिल या अभ्यास कार्यक्रम, इसमें हम अपना ड्रिल या फिर अभ्यास कार्यक्रम जो भी है हम प्रैक्टिस जो है वो हम कर सकते हैं। थर्ड थिंग ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स मीन्स कुछ ट्यूटोरियल्स मतलब जैसे और ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं वो हमें प्रोवाइड कर देता है ये, ठीक है। आगे शैक्षिक खेल, हम एजुकेशनल गेम्स बहुत सारी खेल सकते हैं। आप देखते हैं कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से हम वोकैब सीख रहे होते हैं, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहानियां सीखते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आप इस पे सीख सकते हैं। पांचवी चीज है समस्या समाधान का अनुदेशन, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं ये भी हमें प्रोवाइड करता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अब आगे है शिक्षा में कंप्यूटर की भूमिका, कि जो ये कंप्यूटर है इसकी शिक्षा में क्या भूमिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहला पूछताछ अधिकारी अथवा मार्गदर्शक, कि जहां पर हमें पूछताछ अधिकारी की या गाइडेंस की जरूरत होती थी अब हमारे इस कंप्यूटर ने उसको रिप्लेस कर दिया है। दूसरा ट्यूटर की भूमिका, जैसे ट्यूटर होता है, ट्यूशन टीचर होता है, पर्सनली हमें पढ़ाता है, तो आज हमारे पास कंप्यूटर है, हम उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे वो हमें आंसर करेगा, तो ये रोल ऑफ अ गुड ट्यूटर भी अपना प्रोवाइड करता है। समस्या समाधान, किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन देता है। ड्रिल या अभ्यास करना, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्व अधिगम का अवसर है आपके पास कंप्यूटर, आप जब चाहें आपके हाथ में है, आप रात को चाहें दिन में चाहें जब चाहें आप पढ़ाई कर सकते हैं। भाषात्मक कौशलों का विकास होता है, इसमें लैंग्वेज स्किल्स आती हैं। पुस्तकीय बोझ को कम करता है, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ही पूरी की पूरी लाइब्रेरी समाई हुई है, बल्कि दुनिया भर की, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन में सहायक, यानी स्कूल मैनेजमेंट जितना भी होता है, प्रोग्राम्स, कार्यक्रम, रिकॉर्ड, तो इन सब में जो है हमारा कंप्यूटर काम करता है। अगला है वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि अवास्तविक कक्षा कक्ष, मतलब एक रूम में सभी लोग ना होते हुए भी कैसे हम एक क्लास का इन्वायरमेंट बनाते हैं वर्चुअली, जैसे गूगल मीट वगैरह पे हम लोग करते हैं ना क्लासेस, बिल्कुल वही चीज है ये। कि वास्तविक कक्षा शिक्षण का प्रतिरूप होता है ये, जैसे रियल में क्लास लगती है ना उसी का प्रतिरूप होता है। साइबर कक्षा, जहां पर विद्यार्थी व अध्यापक एक साथ उपस्थित होते हैं, ठीक है, और पारस्परिक अंतरक्रिया करते हैं, जो भी हम क्लासरूम में करते हैं वो सारी चीजें हम वर्चुअल क्लासरूम में भी करते हैं। वेब आधारित होती है ये शिक्षण अधिगम वातावरण, जो गंतव्य स्थान पर जाए बिना आपको उन गतिविधियों में शामिल करती है। मतलब मान लीजिए कॉन्फ्रेंस या फिर कोई क्लास बहुत दूर हो रही है, स्कूल बहुत दूर है, तो वहां आप ना जाते हुए भी उसमें शामिल हो जाते हैं। इसके लिए विभिन्न एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, है ना, तो ये वर्चुअल क्लासेस देते हैं हमें।
अब इसके लाभ की बात करें तो जो भी ऊपर पड़ा वो लाभ ही है। ये बहुत ही लचीली प्रणाली है। ये कार्य के साथ साथ अध्ययन में सहायता देती है, मतलब आप अपना कोई काम भी कर सकते हैं, साथ ही साथ लर्निंग कर सकते हैं। ये नवीन प्रणाली है, बहुत ही न्यू है। आलोचना, प्रताड़ना व मजाक का भय नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि आमने सामने नहीं होते। समय व शक्ति की भी इसमें बचत होती है। अगर सीमाएं की बात की जाए तो लचीलेपन का गलत उपयोग किया जा सकता है। क्लास में बच्चे तो हैं लेकिन टीचर को नहीं पता कि वो उनका ध्यान कहाँ है, वो रियल में है भी या नहीं। तो सर्वांगीण विकास में बाधाएं आती हैं, क्योंकि सर्वांगीण विकास तो तभी होता है ना जब बच्चों से आप वास्तविक रूप से मिलेंगे, तो उनका भावात्मक, ज्ञानात्मक सारे विकास होते हैं। तो वास्तविकता से ये परे होता है। वर्चुअल क्लास है तो वर्चुअली होगा, मतलब एकदम रियल तो नहीं हो सकता। अगला टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो मैं बता दूं कि ये सतत और व्यापक मूल्यांकन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, कई बार किया है हमने, तो मैं इसको यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और इस सिलेबस में, हमारे ईटी के सिलेबस में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अंतर और ये सारी चीजें नहीं पूछी हैं। तो इन्होंने बस इतना पूछा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या है हमें जब हम मूल्यांकन करते हैं तब। आप चाहें तो सतत और व्यापक मूल्यांकन अदर सब्जेक्ट्स में भी पढ़ेंगे। ये हर सब्जेक्ट में टॉपिक है, जैसे माइक्रो टीचिंग है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो अब हम इसे ये पढ़ लेते हैं, रोल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन सीसीई। तो सबसे पहला कि आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता व इसमें परिवर्तन की आवश्यकता की जानकारी। कि जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आप उसके अनुसार और प्रभावशीलता लाने के लिए आप अपनी टेक्नोलॉजीज में चेंजेस लाएंगे। सेकेंड थिंग, शैक्षिक व सह शैक्षिक क्रियाओं के नियोजन में व मूल्यांकन में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग। कि जो शैक्षिक और सह शैक्षिक जो क्रियाएं होती हैं, जितनी भी स्कूल में कराई जाती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज, तो उनके मूल्यांकन में भी ये जो है टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। सतत व व्यापक मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखने के लिए भी हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी। विद्यार्थी अपना प्रोजेक्ट कार्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी से ही करते हैं, जिसका फिर मूल्यांकन किया जाता है बाद में। अगला है विद्यार्थी की उपलब्धि की जानकारी अभिभावकों को देना। आप कैसे देंगे, टेलीफोन करेंगे, कंप्यूटर से देंगे, मैसेज करेंगे, तो ये भी तो टेक्नोलॉजी हुई ना। ऑनलाइन परीक्षा द्वारा मूल्यांकन लेना, स्वयं मूल्यांकन में सहायक भी ये होती है टेक्नोलॉजीज। अगला और लास्ट टॉपिक है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग। तो सबसे पहली बात कि ये संप्रेषण तकनीकी क्या है, ये हमने संप्रेषण वाली यूनिट में बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन किया था। फिर भी मैंने यहाँ पे सबके नाम लिख दिए हैं कि कम्युनिकेशन की जो टेक्निक्स हैं वो है आपकी पुस्तक हो गई, पत्रिका, ये पुरानी तकनीक्स हैं। अध्यापक, चार्ट पेपर, चित्र, मानचित्र, पोस्टर, रेडियो, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र, वीडियो, कैमरा, लैपटॉप, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, ईमेल, इंटरनेट कॉन्फ्रेंस, ई लर्निंग और वर्चुअल क्लासेस। तो इसमें मैंने सारा लिखा हुआ है, ये सभी जो है हमारी संप्रेषण तकनीकें हैं। तो ये बताइए कि अब इनके विषयों में, विषय के शिक्षण में इनका क्या रोल है। जैसे अगर मैथ्स पढ़ना है तो इनका क्या रोल है ना। तो नैतिक शिक्षा पढ़ते हुए नैतिक मूल्यों की हम फिल्म दिखा सकते हैं, कहानी दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, ये टेक्नोलॉजीज यूज कर ली हमने और नैतिक शिक्षा भी पढ़ा दिया। इसी तरीके से पर्यावरण शिक्षण अगर हमें करना हो तो हम वीडियो दिखा सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कोई चित्र दिखा सकते हैं, कोई मूवी दिखा सकते हैं। जैसे कि गति, समय और पाचन तंत्र का हम चार्ट पेपर दिखाएंगे या फिर फिल्म या फिर प्रोजेक्टर पे दिखा के समझाएंगे कि खाना कैसे पचता है, तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं। सामाजिक अध्ययन की अगर बात करें तो बच्चों को हम चित्र दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, जिससे कि पृथ्वी और ऐतिहासिक इमारतें वगैरह हम दिखा सकेंगे बच्चों को। पृथ्वी का जो घूर्णन और प्रतिक्रमण की जो होती है प्रक्रिया, वो बच्चा कैसे समझेगा जब हम वीडियो में दिखाएंगे बच्चे को। गणित शिक्षण में कैसे सहायक आते हैं ये, आप चित्र, चार्ट पेपर, प्रोजेक्टर, एबेकस, इन चीजों को दिखाकर बच्चे जो है गणित भी इजीली सीख लेते हैं। जैसे जमा घटा हो गया, आकृति जो 3D शेप्स होती हैं वो। और कला शिक्षण जो है हमारा आर्ट एजुकेशन, इसमें बच्चा सृजनात्मक विकास करता है। कैसे, अगर हम उनको चित्र, वीडियो, फिल्म दिखाते हैं तो इससे बच्चे की सृजनात्मक शक्ति भी बढ़ती है और कला शिक्षण में मदद मिलती है। तो कैसे टेक्नोलॉजी जो है हमें रिलेशन है उसका पढ़ाने से, टीचिंग से, बेसिकली ये पूरा यूनिट उसी के ऊपर था। तो यहाँ पे जो है यूनिट 5 ET का ये भी खत्म होता है।